أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वही दोनों मशरकों और मगरबों का मालिक है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। उसी ने दो दरिया जारी किए जो आपस में बहते हैं। इन दोनों में आड़ है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। उन दोनों दरियाओं में मोती और मूंगे निकलते हैं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह खड़े हैं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है वो सब एक दिन फना हो जाएगी। सिर्फ आपकी ज़ात ही बाकी रहेगी जो जलालो अज़मत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं अरबाज ख़ान K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खुसूसी खूबसूरत प्रोग्राम रमज़ान शादमान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 29 रमज़ानुल मुबारक
और देखते ही देखते रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों सातों को समेटता हुआ हमारी आंखों से ओझल हो गया। कहते हैं ना कि जो खुशी की घड़ी होती है ये बड़ी मुख्तसर होती है, और वाकई ये खुशी का जो समा था रमज़ानुल मुबारक में जो हमने देखा, हर लम्हा मुसर्रत भरा, हर लम्हा रहमत भरा, ये आंख झपकते ही हमारी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे और बहुत से रमज़ानुल मुबारक आएँ, और मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारा हर दिन रमज़ानुल मुबारक के हर दिन जैसा हो और हर रात लैलतुल क़द्र की रात जैसी हो। और एक दुआ और करता हूँ कि इस वक्त ये जो वबा पूरी दुनिया पर मुसल्लत हुई है, अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान की बरकत से बहुत जल्द इस वबा से निजात दिलाए, आमीन। नाज़रीन, ईमानदारी क्या होती है, दयानतदारी क्या होती है, आपका जो फ़र्ज़ है उसको निभाना, उसको कितनी ईमानदारी से निभाना, ये क्या होता है। इसके लिए मैं इशफाक अहमद साहब का एक वाक़या आपकी नज़र करता हूँ। इशफाक अहमद साहब फरमाते थे कि अगर इंसान कभी सांप को गौर से देखे तो उसकी सूरत बड़ी खूबसूरत होती है। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म पर जो नक्श निगार बनाए हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसके बरक्स उसकी जो सीरत होती है वो बड़ी खौफनाक है। इंसान को चंद लम्हों में मौत के घाट उतार देता है वो। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम भैंस को देखें तो देखने में उस सूरत की कोई इतनी अच्छी नहीं होती। अगर अंधेरे में अगर कभी आपके सामने आ जाए तो इंसान डर भी जाता है, लेकिन उसके बरक्स उसकी सीरत बहुत अच्छी होती है। दूर से भी अगर आप उसे इस तरह सा कोई तबका दें तो वो भाग जाती है, बड़ी बुज़दिल होती है, बड़ी नरम दिल की होती है। लेकिन यही नरम दिल की जो भैंस है, जो इतनी बुज़दिल है, एक वक्त ऐसा आता है जब ये बहुत निडर हो जाती है, बहुत हौसले वाली हो जाती है। और वो कौन सा वक्त होता है? जब वो दूध दे रही होती है। जब भैंस दूध दे रही होती है तो अगर उसके इर्द गिर्द आप चाहे जितना मर्जी शोर कर लें, उसको डरा लें, धमका लें, वो कभी टस से मस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे उस काम पर मामूर किया है। ये उसकी ड्यूटी है कि वो दूध दे, और वो इतनी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभा रही होती है कि उसे दुनिया के शोर गुल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमारा जो भी प्रोफेशन है, हमारी जो भी फील्ड है, हम अपने काम को उस ईमानदारी से सरअंजाम दें कि वाकई खुदा की कुदरत भी मजबूर हो जाए हमें सिला देने पर। वो कहते हैं ना कि इकबाल कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो रज़ा अल्लाह तभी पूछेगा जब आपके अंदर ईमानदारी होगी, दयानतदारी होगी, अपने काम को सरअंजाम देने की वो काबिलियत होगी, वो एहसास होगा, तभी जाकर ये मुमकिन होगा। नाज़रीन, रमज़ान शादमान का प्रोग्राम है और एज इट इज़ कोई तब्दीली है नहीं इसमें। हमारे सवाल होंगे, इनफैक्ट सवाल होगा, उसके बाद हमारे मेहमान आएंगे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, किचन में भी जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। उससे पहले मैं आज का जो सवाल है वो आपसे पूछ लेता हूँ और आप हमें जवाब दे सकते हैं 0518094521 पर। और जीतने वाले को गिफ्ट हैम्पर मिलेगा सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से। हमारा आज का सवाल है, पैगंबरों में से सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पाई? मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ सवाल कि पैगंबरों में वो कौन से पैगंबर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र पाई? आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर और हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जी, तो प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले
हमारे अहमद शेर भाई साहब मुस्कुराते हुए प्यारे से मासूम से, और अल्लाह ने इनके हाथ में भी इतना जायका रखा हुआ है कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। और खुशी हो रही है आपके साथ प्रोग्राम करके, रियली दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि सामने आप हैं तो इसलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और आज 29वां रोज़ा है, पता ही नहीं चला, और हो सकता है कि कल ईद भी हो जाए, हो सकता है कि कल ईद हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बनाएंगे क्या? कश्मीर कुकिंग ऑयल हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना ये है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। आप चाहें तो पाकिस्तानी डिशेस बनाएं, चाहे तो कॉन्टिनेंटल किसी किस्म की भी डिशेस में बना सकते हैं। आज भी हम एक ड्रम स्टिक फ्राई बनाएंगे जो कि थोड़े से स्पाइसी और थोड़े से मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी होंगे। और दूसरे हमारे साथ स्पॉन्सर जो है वो अलमुएज़ गुड़ जो है वो हमारे स्पॉन्सर है, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक गुड़ तैयार किया गया और पैक किया गया है, जो कि ताज़ा गन्ने के रसों से बनाया गया है। अलमुएज़ गुड़ में ये खूबी है कि ये सौंफ के साथ भी अब अवेलेबल है, कि सौंफ में, और दूसरा ये पैकिंग इसकी इतनी अच्छी है कि आपको इसको कहीं लेके जाना आना जो है बहुत आसानी होती है। दूसरा ये कि आपको क़ुव्वत मुदाफ़त आपका बढ़ाता है, आपको एनर्जी देता है देर पा, और आपके हाजमे में बहुत काम करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मशरूबात आप इससे बना सकते हैं। आप इससे गुड़ के चावल बना सकते हैं, जो चाट के लिए आप चटनी से बना सकते हैं। सो इससे एक मज़ेदार किस्म की हम हॉट एंड स्पाइसी चाट बनाएंगे, जो कि मीठी भी होगी और थोड़ी सी कट्ठी भी होगी। यानी आज की हमारी रेसिपीज़ में चटपटा भी है, मीठा भी है, और सब कुछ है। ऐसा ही है। चलें जी, क्या बात है जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम इंट्रो हो गया, अच्छी बात हो गई, आज का सवाल हो गया, किचन में क्या पक रहा है ये भी हो गया। तो अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले एज़ यूजुअल हस्बे मामूल हमने आपसे सवाल पूछा और हमें आपके जवाबात का इंतज़ार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0518094521 पर। सवाल एक मरतबा मैं फिर दोहरा देता हूँ कि पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र किस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पाई? जी, तो ब्रेक के दौरान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे जो पहले मेहमान हैं वो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेलीविज़न एंड रेडियो पर होस्टिंग करते हैं, डॉक्टर सज्जाद खान साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं एंड होस्ट भी हैं, आलमगीर खान साहब। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, राज़िया नवीद साहिबा जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हेल्थ एक्सपर्ट सर। तो टेलीविज़न पर भी और रेडियो पे भी? जी अरबाज भाई, तकरीबन 20-22 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। 6 FM रेडियो में करता हूँ, और टेलीविज़न मॉर्निंग शोज़ जो हैं, अच्छा माशाल्लाह। कराची से एयरवाई हो गया, यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद से जितने शोज़ होते हैं, SMA TV, इस तरह जितने भी होते माशाल्लाह, हैं, तो मेडिकल रिलेटेड अवेयरनेस जो है ना लोगों को देने की कोशिश करते हैं। तो क्या एक्सपर्टीज़, मतलब आजकल के दौर में जैसे अभी रमज़ानुल मुबारक अख्ताम को है और फिर ईद भी है, कोविड भी है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो अरबाज भाई, मैंने K2 TV के लिए शहर में मेरा प्रोग्राम चलता है, रोज़ा और सेहत। अच्छा माशाल्लाह। वो 30 प्रोग्राम मैंने करवाए थे रिकॉर्ड, तो वो चल रहे हैं उसके, तो वो काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक है। अच्छा। शहरी टाइम में वो 3:40 3:50 पे डेली चलता है वो, तो उसका काफ़ी मैंने लोगों को मुख्तलिफ़ डेज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें बताई कि डायबिटीज़ और रोज़े में आप क्या कर सकते हैं। डायबिटीज़ अगर आपको है तो रोज़ा लेके आप कैसे कैरी ऑन हो सकते, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो सारी चीज़ें ना डॉक्टर पे डाल देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर का पेशेंट है तो क्या हम रोज़ा रख लें। ये आपका और अल्लाह का भी मामला होता है, डॉक्टर पे सारी चीज़ें ना डालें। तो फिर मैंने उसमें थोड़ी सी तरतीब लोगों को समझाई है कि अगर आपकी डायबिटीज़ जो है, शुगर इतनी कंट्रोल में है, तो दैन आप रोज़े को जो है वो कैरी करें, और 1-2 रोज़े रख के ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले अशरे का तो आपको पता है मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था पिंडी इस्लामाबाद का, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में। तो आज 29वां रोज़ा है माशाल्लाह, फिर मौसम रात से बहुत ठंडा ज़बरदस्त हुआ हुआ है, तो अच्छा चल रहा है। चलो जी, आप हमारे साथ हैं जी, अब मज़ीद भी गुफ्तगू इनके साथ करेंगे। जी आलमगीर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे मिजाजी ग्रामी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक स्कॉलर माशाल्लाह जी। तो कैसे मोटिवेट करते हैं सर लोगों को? पहले भी तो आपको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि वही खूबसूरत चेहरा जो टेलीविज़न पे देखा करते थे हमारी बचपन में,
और बचपन में? जी बचपन में। और लोगों मैं इतना को, बड़ा तो नहीं हूँ। लोगों के दिलों में और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, और आप जैसे और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मोहब्बत का, अमन का, भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। रमज़ान शादवान में देखकर इंतहाई खुशी हो रही है कि आप जैसे नौजवान इस फील्ड में आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से, और ये इनिशिएटिव है आपका, हम सब का, नेकी के हवाले से। मोटिवेशन ये है कि बचपन से ही नात का शौक़, सारे काम आपने बचपन में कर लिए जी। और जब बचपन ही में जब माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को ना, तो घुट्टी में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत, दरसगाह जो है वो माँ की गोद है। वाह, माँ की गोद से लेकर लहद तक सीखो। और ज़हरी बात है, हमारी माएँ हमें ये पहला पैगाम देती हैं, बुनियादी पैगाम, जो आपके अंदर भी नज़र आ रहा है। और यकीनी तौर पर आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि माँ ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत पिलाई है, तभी आप यहाँ इस मनसब पे बैठे। अदरवाइज़ ये मनसब बहुत बड़ा मनसब है, छोटा मनसब। वाह जनाब, सर बहुत शुक्रिया सर। ये इस वजह से बड़ा मनसब है कि हर एक के हिस्से में ये खैरात नहीं आती, ये नसीब वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है। तो बस ये वालिदैन की दुआएँ और बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के कौल मुबारक पे कोशिश कर रहे हैं चलने की, कि आपने फरमाया था हर रोज़ हर घर में इंसान पैदा हो रहे हैं, इंसानियत कहीं कहीं जन्म ले रही है। अरे वाह, बस कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ पैगाम इंसानियत तक पहुँचे। क्या बात है जी, बहुत खूब सर, बड़ी मुफीद बातें आपने की। और आप हमारे साथ हैं, अभी आपसे मज़ीद गुफ्तगू तो का सिलसिला रहेगा। राज़िया नवीद जी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे देखती हैं पैंडेमिक को, और जो भी इस वक्त क्राइसिस हैं लोगों के, इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं हर तरफ, तो इसमें मतलब क्या लाइटर नोट पे आप जाके लोगों को थोड़ा सा अपग्रेड या थोड़ा सा उनको ज़रा उनका हौसला बढ़ाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अरबाज़ ख़ान साहब आपका। और रमज़ान ख़त्म होने के करीब है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बहुत कोशिश की होगी, एफ़र्ट की होगी कि अल्लाह ताला ने ये जो हमें रहमतों और बरकतों और सादतों का महीना अता फ़रमाया, हम भरपूर अंदाज में इससे फ़ायदा उठा सकें। यकीनन इस वक्त सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा ही नहीं, पूरी इंसानियत जो है वो एक बहुत कर्बनाक किस्म के दौर से गुज़र रही है। हर शख्स परेशान है, और इस वक्त यानी मैं समझती हूँ कि हमारी खुशी गमी का ताल्लुक़ जो है वो किसी माल, शोहरत, इज़्ज़त के साथ नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे यानी दौर में, एक ऐसे वक्त में ला के खड़ा कर दिया, एक ऐसी वबा में मुब्तला कर दिया कि तमाम तर वसाइल होने के बावजूद भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़तें आप समझें कि उसका जब्बार होना है, उसकी जब्बारियत जो है, उसकी कहारियत जो है, वो भी हमें नज़र आती है। क्या इंसान, तुम जो भी सोच लो, तुम जो भी कर लो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं समझती हूँ कि वो मोमिन नहीं होता जो कभी मायूस हो, वो मोमिन नहीं होता जो कभी नाउम्मीद हो। हमेशा उम्मीद की एक किरण रोशन रहती है, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है कि हालात जितने भी बुरे हो जाएं, लेकिन हमेशा अपनी आँखों में उम्मीद के दिए रोशन रखने चाहिए। हमेशा आने वाले मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए और दूसरों के काम आने के हवाले से सोचना चाहिए। इस वक्त अरबाज़ साहब, हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये है कि हम अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं, और हम दूसरों को अपने जो है वो किस तरह से उनको महफूज रख सकते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मोहब्बत का इजहार अपनों के लिए, दूसरों के लिए, गैरों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए सिर्फ़ ये है कि हम ये सोचें कि हम किस तरह से किसी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। इस टाइम मेडिकल साइंस हमें जिस रास्ते पर गाइड करती है, हमें उस रास्ते पर भी चलना है। और मेडिकल साइंस के भी मैं समझती हूँ कि उस्ताद, साइंस के भी उस्ताद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी, सबसे पहले हमने उनको देखना है कि वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। और वो हमें ये गाइड कर रहे हैं
कि अपनी हिफाजत करो, दूसरों की हिफाजत करो। यकीनन तकदीर गालिब आती है, लेकिन तकदीर से पहले तदबीर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तदबीर से इनकार करोगे तो यकीनन फिर तबाह बर्बाद हो क्या जाओगे। बात है जी, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू जी। मैं तो समझता हूँ इस प्रोग्राम की वसादत से K2 TV का मैं बहुत मशहूर हूँ कि ऐसे ऐसे कीमती लोगों के साथ और ऐसे जाँफशान लोगों के साथ जो है ना वो मेरा एक इंट्रैक्शन हुआ और इतनी अच्छी बातें की हैं कि देखें बेसिकली तो हमें अब लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना है इस वक्त जो डिप्रेशन का आलम है, जो भी हालत है, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुन के यकीनन मैं क्या जितने भी सुनने वाले हैं यकीनन थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब इस अर्ज़ पाक से बल्कि इस रूह ज़मीन से जो है ना ये वबा जो है इंशाल्लाह बहुत दूर चली जाएगी। डॉक्टर सजाद साहब, आप एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट, तो आप सिर्फ अपने डाइट के हवाले से सिर्फ लोगों को वो बताते हैं या कुछ में डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है, फिजिकली ट्रेनिंग भी कुछ होती है? फिजिकली भी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ अच्छा। कि किस तरह अपनी लाइफ को हमने आगे लेके चलना है। और जो हम अरबाज भाई अभी खुराक खा रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम रोटी के पीछे पड़े हुए हैं, रोटी ही खाते हैं, हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रोटी कहाँ खा रहे हैं आजकल, तो बर्गर खा रहे हैं सारे। मैं बताने मैं लगा अपने बच्चों को हर जगह जो है ना देखें, मतलब मैं काश वो रोटी खाएं। मैं ये बताने लगा कि गंदम को हमने ज्वार और बाजरे के साथ हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो लोग गंदम बहुत ज़्यादा खाते हैं और ऑलरेडी उनके ख़ानदान में डायबिटीज़ अगर चल रही है तो फिर ये गंदम आपकी डायबिटीज़ को बहुत जल्द ले आती है। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल? हाँ, हमें चेंज करना होगा। फिर ये कि सफ़ेद आटा जो है वह हमारी लाइफ से निकलना चाहिए, मैदा निकलना चाहिए, बेकरी आइटम्स निकलने चाहिए, फास्ट फूड, जंक फूड नहीं। मतलब आपका कहने का मकसद है कि ख़ास जो गंदम है वो भी इंसान के लिए मुज़र है? जी बिल्कुल। अब जो गंदम आ रही है ना, पहले अगर हम चले जाएँ ना 30-35 साल पहले, तो उसका जो पौधा था ना वो तकरीबन 4-5 फुट का होता था। अब वो 1 फुट पे रह गया और उसकी पैदाइश हमने बहुत डबल ट्रिपल लेना शुरू कर दिया। उसमें ऐसी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जी एग्जैक्टली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब कभी हम अरबाज भाई सुनते थे किसी को कैंसर है, अब हर तीसरे चौथे घर में हमें कभी कैंसर का पेशेंट मिलना शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ दिस ऐसी चीज़ें हम खा रहे हैं जिसकी वजह से जंक फूड को अगर आप तर्जमा करें तो कचरा आता है, कचरा फूड जो है वो हम खुद भी खाते हैं। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात की आपने। तो वो फूड जो है वो हम, और ये आप देख लें अरबाज भाई के एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पिज़्ज़े वाला आ जाता। तो वो घर में पहुंचा होता, जी बताएं आपने कॉल की थी, तो बच्चे तो सुबह दोपहर शाम वही खाना चाहते हैं। अब कोला ड्रिंक्स, माएँ आके हमें कहती हैं जी मेरा बच्चा आज 1.5-2 लीटर कोला ड्रिंक्स डॉक्टर साहब पी गया। मैंने कहा आप खुश कर हो रही हैं, ये देखें ये कैल्शियम निकाल रहा है बॉडी से। जो लोग कोला ड्रिंक्स बच्चों को देते हैं उनकी बच्चों की नशोनुमा रुक जाती है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, कैल्शियम निकल जाता है। और अर्लियर ही हम अपने बच्चों को दूध में 6-6 चम्मच जो है फीडर में चीनी डाल के दूध पिला रहे हैं, और अर्लियर ही आप देखें बच्चों के टीथ कैरीज हो रहे हैं, जिसे हम कीड़ा लगना कहते हैं कि बच्चों को कीड़ा लग गया दांतों को। तो ये आप दूध और दही जब भी बच्चों को दें कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर वैसे ही उनका टेस्ट डेवलप हो जाए तो वो कैल्शियम उनके अंदर ठहरेगा, वरना वो वैसे ही निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है दूध दही देने का। ख़ुद भी आप लोग शक्कर पे, देसी शक्कर पे आ जाएं अगर नहीं खा सकते। अगर वैसे ही आपका मसला तो ये ना डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बात की है कि असल जो गंदम है वो भी अब नापैद है, सही। तो हर बंदे की अब जो ज़मींदार हजरात हैं जो इनके पास तो ये सोर्सेज हैं अपने घर में, वो हर चीज़ को बो रहे हैं, तो एक आम आदमी क्या करे, उसकी एक्सेस कहाँ तक हो? जी उसके अरबाज भी इस तरह है कि अक्सर टेलीविज़न प्रोग्राम में मैं पिछले कुछ 8-9 साल से लोगों को कह रहा हूँ कि 3-4 चीज़ें मिक्स करके आप एक रोटी बना लें, बाजरे का, ज्वार का और ये मकई की रोटी, गंदम, ये 5-5 किलो आटे लेके आप मिक्स कर लें, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाजरा चिड़ियाँ खा के उड़ती हैं, तो आप क्यों नहीं उड़ सकते? आप में कितनी ताकत आएगी? मतलब चेंज तो करें ना, ओवर चेंज तो करें। हमारे जो रिमोट एरियाज़ में वहाँ पे अभी भी बाजरे की रोटी बना के देते हैं और बच्चे सेहतमंद हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम है। अब तिल जो आप ले लें, नान के ऊपर लगते हैं, ठीक है, अगर आप वैसे ही इसको घर में रख लें, 1 पाव तिल 1 पाव सौंफ मिक्स करके, तो आपको 17 गुना ज़्यादा दूध से ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। और दूध भी आपको असली नहीं मिल रहा, टीका लगा हुआ दूध मिल रहा है। तो रोज़ाना कम से कम बच्चों को 1 चम्मच ये तो खिलाना शुरू कर दें कि कैल्शियम तो पूरा हो। घर का हर फर्द 1 चम्मच डेली खाए। 1 पाव तिल ले लें सफ़ेद, 1 पाव सौंफ, इसको मिक्स करके सामने रख दें, आते जाते 1 चम्मच खाना है दिन में, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। तो आप 40 डेज़ में अपना कैल्शियम लेवल्स देखें कि आपके कितने हाई कैल्शियम लेवल्स हो जाएं। क्या बात है सर। और थोड़ी सी हमें अपनी रूटीन्स को चेंज करना है। जैसे बच्चे हैं घर में, आपने आलमगीर खान साहब अभी बात की कि माँ की गोद से जो बच्चा है वो पहले दस्तरस हासिल करता है। अच्छा, हम लोगों के घरों में एक अजीब सी भी रूटीन बन गई है,
बच्चा अगर रो रहा है या कुछ तो हम उसको चॉकलेट भी दे देते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं, च्युइंगम दे देते हैं। मोबाइल क्या दे ये देते हैं। बेहतर नहीं है कि हम बच्चों के कमरों में बादाम रख दें, कोई काजू रख दें, कोई अंजीर रख दें, खजूर रख दें, बहुत और ज़रूरी ड्राई फ्रूट की शक्ल में ड्राई फ्रूट रख दें। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने से उनको फ़ायदा भी होगा। ऐसे ही तो ये बेसिक तो है कि ये अब माओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ पे वो करें, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ द डे बात वही आ जाती है कि अवामी शऊर इतना होना चाहिए, लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ख़ुद भी बहुत कुछ करना है। नाज़रीन, हमारे साथ बैठे हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और अभी इनसे गुफ्तगू का ये जो सिलसिला ये जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। अलविदा 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 है माहे रमजान हमसे विदा है, दिल हुआ जाता है पारा पारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा। तूने उजड़े हुए घर बसाए, तूने रोते हुए दिल हंसाए, तेरे बिन होगा कैसे गुजारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा। घर में लाएंगे अब किसकी बरकत, हम पे बरसेगी अब किसकी रहमत, फिर भी दीदार देना खुदारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा। तेरे शहदाई अब क्या करेंगे, तेरी फुरकत में जल जल मरेंगे, तेरे शहदाई अब क्या करेंगे, तेरी फुरकत में जल जल मरेंगे, तेरा जाना है किसको गवारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा। आज़म खस्ता रो रो पुकारे, फिर भी आएंगे ये दिन हमारे, जाओ हाफिज हो अल्लाह तुम्हारा, माहे रमजान की फुरकत ने मारा। अलविदा 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 है माहे रमजान हमसे विदा है। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात फरमाई और ये खूबसूरत आवाज़ थी नाज़िश अली की। नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद अपने मेहमानाने गरामी के साथ बढ़ाएं, चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि हमारे अहमद भाई के पास क्या है। मेरे पास मैंने जो ड्रमस्टिक
उसको पहले मसाले डाले, जिसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और उसके बाद पानी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से गला लिया। अब ये जब और साथ में लहसुन भी शामिल किया ताकि इसकी जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन जूस डालेंगे और फिर सर्व होने के लिए इफ्तारी के टाइम बिल्कुल रेडी होंगी। लेकिन फ्राई ये याद रखिएगा हम कश्मीर कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। बस आप सेट पे रहा कीजिए, आपकी प्रेजेंस जो है ना हमें और एनर्जी देती है, ठीक है, हम थोड़ा और थोड़े से मोटिवेट होते हैं। क्यों खान साहब? हमें तो शहरी में ये खिला खिला के तमाम कर अच्छा, हाँ माशाल्लाह, आप तो शहरी की भी ट्रांसलेशंस करते रहे। तो बहुत खूबसूरत, और हम तो वहाँ खुशबू लेते रहे शहरी में, और इनकी चीज़ें भी इनके हाथ से बनी हुई खाते सर रहे। शहरी में तो फिर चलें, आपकी जो है ना इंसान की वो होती है कि यार मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ जी। आप सोचें कि इफ्तारी के वक्त क्या होता होगा। तो ये कड़ा आखिरी इम्तिहान है लम्हात आप पे होते भी। हैं और इधर से जनाब खाने पीने की खुशबू आ रही होती है और हम जब्त करके बैठे होते हैं। तो रोज़ा दरअसल जब्त का ही नाम है। अरे क्या बात है। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल है कि अमूमन लोगों का होता है जहन, मैं ये बनूंगा, मतलब मैं ये बनूंगा, एक मोटिवेशन होती है। तो आपकी क्या मोटिवेशन थी कि मैं एक स्कॉलर बनूं या मैं मोटिवेशनल एक स्पीकर बनूं? देखिए, इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने के लिए, और ज़िंदा वही रहेगा जो खैर बांटेगा और लोगों को नफ़ा देगा। मकसद ये है, कोई भी शख्स है अगर दुनिया में आया है, उसने आकर इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों की फलाह के लिए और इंसानों को अच्छा नेकी की तरगीब के लिए या कोई अच्छी चीज़ बयान करने के लिए वो किरदार अदा करता है, तो यकीनी तौर पर एक शख्स भी अगर आपकी बात से, आपकी गुफ्तगू से, आपके लहजे से मोटिवेट हो जाए, तो मैं समझता हूँ उस इंसान के ज़िंदगी में आने का मकसद हल हो गया। वाह। लाजमी नहीं है कि आप लाखों लोगों को मोटिवेट करें, नहीं, एक शख्स भी अगर राय रास्त पे आ गया, आपकी ज़िंदगी का मकसद हल हो गया। लोगों की ख्वाहिश होती है कि मुख्तलिफ़ इदारों में जाएं, लेकिन मेरी ज़ाती तौर पर हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो इस मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, या कोई भी शख्स है, वो कम अज़ कम हमें इतना यकीन है कि हम जिस सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करते हैं, वो मोहसिन इंसानियत हैं, वो जान कायनात हैं, वो रूह कायनात हैं, वो इज़्ज़त कायनात हैं, वो शहरयार कायनात हैं, वो ताजदार कायनात हैं, वो रहमतल लिल आलमीन हैं। कायनात में वो रहमत बनाकर भेजे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रहमत बनाकर भेजा है खैर बांटने के लिए, इंसानियत की फ़लाह के लिए। तो हमारा भी ज़िंदगी का मकसद है कि कम अज़ कम कुछ और नहीं, अपनी ज़ात की, अपने ज़ात की इस्लाह के लिए और फिर दूसरों के इस्लाह के लिए कुछ न कुछ किरदार अदा करना चाहिए। पुल का किरदार बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़िंदगी में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान तो है नहीं। बिल्कुल जी, बजा फरमाया आपने, बिल्कुल बजा फरमाया। इसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। राजिया नवीद जी, आलमगीर खान साहब ने कहा कि ये एक बड़ा कार खैर है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि जो डीड्स हैं इंसान की अमलन तौर पर, ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बजा हैं कि पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर हैं, लेकिन अगर इन पर अमल भी हो, जिससे कहते हैं कि ज़ाहिर और बातिन एक होना, तो मेरा ख्याल है कि देखने वाला जो है वो शायद ज़्यादा मुतासर हो। अरबाज साहब, अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को देखें ना, तो समझें कि ज़ुबान से जो प्रीचिंग हुई, तबलीग हुई, उससे ज़्यादा अफराद के किरदार से मुतासर होकर इस्लाम को लोगों ने इख्तियार किया। अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को अपने अमल से साबित किया। अगर हम आपके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखें, तो उन्होंने अपने अमल से हर चीज़ को साबित किया, क्योंकि वो तमाम तालीमात उनके अमल का हिस्सा थी। यही वजह थी कि जब वो अपनी ज़ुबान से कोई मुख्तसर सा जुमला भी इरशाद फरमाते थे, तो उसका बहुत ज़्यादा असर होता था। अब मुझे जो सोसाइटी के अंदर, और उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को एक्सक्लूड कर रही हूँ, नहीं। सोसाइटी के अंदर अब जो बात नज़र आती है, तबलीग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उस तबलीग का असर नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है
कि वो तबलीग ज़ुबान से तो हो रही है, अमल से नहीं अमलन नहीं हो रही। जबकि आप देखें कि जब हम में से हर फ़र्द, हर शख्स जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, और इससे भी अगर मैं पहले की बात करूं, और वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो वो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ तू है। और वहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि हमने दीन इस्लाम को सिर्फ़ इस हद तक लिया है कि जो मुझे पसंद है वो मैंने इख्तियार कर लिया, और अगर अल्लाह का कोई हुक्म मेरे दिल पर जो है बोझ बनता है, या मैं समझती हूँ कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो मैं उससे रूगर्दानी कर जाती हूँ, मैं उससे रुख मोड़ लेती हूँ, कहती हूँ क्योंकि ये मेरे बस का काम नहीं है, इसलिए हो सकता है ये दीन में तालीम है ही नहीं सिरे से। यही वजह है कि हम दावा करने के बावजूद भी उस तरह के मुसलमान नहीं बन पा रहे जिनकी ज़ुबान से निकले हुए कलमात किसी पर असर कर सकें या किसी की ज़िंदगी को बदल सकें। तो प्रीचर्स अब बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लोग जो हैं वो अब बहुत कम हमें सोसाइटी में नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खूब फरमाया आपने, और आपकी इस बात को हम जारी रखेंगे। नाजरीन, हमारे साथ हैं एक कॉलर, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी चिपरान बात कर रहा हूँ, मैं चिकवाल से बात कर रहा हूँ सर। जी जी क्या हाल है फैजान आपका? साहब, खैरियत से? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं आपकी ही नशरियात देख रहा था K2 टेलीविज़न की, और माशाल्लाह आज 29 रोज़े जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और मैंने आपकी तमाम नशरियात देखी हैं और बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रेजेंटेशन पेश की, और आपकी गेस्ट और इसके अलावा अरबाज भाई आपका जो अंदाज था इसके अंदर, जिस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कराते थे और एक्सप्लेन करते थे तमाम चीज़ों को, बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी मोहब्बत है सर, हम तो कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि K2 टेलीविज़न जो है अपने बाकी प्रोग्राम जिस तरह पेश कर रहा है उनको करता रहे, और अब तो बस ट्रांसलेशन भी ख़त्म हो रही है। मैं तो ये चाहता था कि रोज़ इसी तरह की ट्रांसलेशन देखूँ, लेकिन बस अब रोज़े भी ख़त्म होने को है। बाकी क्या कहते हैं, आपको इंशाल्लाह ताला हम आगे भी किसी प्रोग्राम में ज़रूर देखना चाहेंगे। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर, मोहब्बतों का ये सफ़र जारी उसारी रहेगा। और K2 टेलीविज़न जो है ना, ये इनकी जो है ना मेन इनका जो मकसद है, मोटो, वो यही है कि जी पासदारी बढ़ाइए, मोहब्बत बढ़ाइए, मोहब्बत का ये पैगाम है इनका जहाँ तक पहुँच सके। और मोहब्बत के पैगाम के लिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अकल की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आप सवाल का जवाब देना, मेरा ख्याल है कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी आलमगीर खान साहब, आप कैरी ऑन कीजिए। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि ज़िंदगी, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का वो फरमान है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए अकल की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है। और K2 की पिछले कई सालों से मैं भी मुंसलिक हूँ, और K2 की हमेशा रवायत रही है कि अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, अपने तमद्दुन को, अपनी इलाक़ाई रंगों को फ़रोग़ दे रहा है, और पाकिस्तान का वाहिद नेशनल चैनल है जो मुख्तलिफ हज़ारा में रहने वाला शख्स कहता नहीं ये मेरा चैनल है, एबटाबाद में रहने वाला या कश्मीर में रहने वाला वो कहता नहीं ये तो हमारा है, अगर गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं वो कहते नहीं ये तो भाई हमारे है। आप खैबर से कराची तक चले जाएं या दयारे गैर में दुबई में जाएं, दुबई वाले कहते नहीं ऐसा ना चैनल है। यानी जहाँ भी चाहे पश्तो स्पीकिंग वाले कहते नहीं यार ये तो खैबर ABT तो हमारा है, हमारे दिलों में बसता है। ABT ने और K2 ने लोगों के दिलों में ऐसे मोहब्बत की है, ये समझते हैं हमारा फैमिली चैनल है, इसमें कोई वो बस प्यार ही प्यार बांटा जा रहा है, शादमानी बांटी जा रही है। असल में वो देखे ना, एक अट्रैक्शन होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है। तो मेरा ख्याल है जो मेन इनका जो मोटो है वो मोहब्बत ही है जी। तभी तो ज़ुबान कोई माने नहीं रखती कि मेरी क्या ज़ुबान है, मोहब्बत की तो कोई ज़ुबान नहीं है, कोई ज़ुबान वो किसी भी उसमें हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि आप मोहब्बतें बांट रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद अपने इस काम में बरकत दे। सजाद साहब, सर और क्या बताएं नज़र नाजरीन को, क्योंकि अब ईद आने वाली है और डेफिनेटली 30 दिन मैदा जो है वो एक और सिस्टम में चल रहा होता है। अब ऑल ऑफ अ सडन ईद आएगी और मीठी ईद है, तो इसमें कुछ नाजरीन को कुछ कहना चाहेंगे? जी अरबाज भाई, इसमें हमें चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे हमें अमल करना चाहिए। वो भी वीक में रोज़ा रखते थे, मंडे और जुमेरात को। अक्सर मेरा सऊदी अरब जाना होता है तो वहाँ मैं देखता हूँ कि लोग मंडे और जुमेरात को अमूमन रोज़ा रखा होता है उन्होंने।
तो अगर हम हफ्ते में एक रोज़ा भी प्लान कर लें तो हम मैदे की बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। एक तो सवाब तो आपको मिल ही रहा है, मैदे के अमराज अगर आप इसको कर लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, नियत कर लेंगे तो उसका भी सवाब है। और जो इतनी मैदे के अल्सर्स हैं, मैदे की बहुत सारी गैस्ट्राइटिस अल्सर है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 1 महीने के रोज़े के बाद जैसे ही ईद आनी है कल या परसों, तो फिर लोगों ने जो अटैक करना है तो अब तो चलें ये थोड़ा सा बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आप घरों तक ही महदूद रहें तो सेफ़ रहेंगे, अच्छी बात है। सारा गुस्सा जो है ना वो शीर खोर में भी नहीं निकालना जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा सा उसको, जैसे कहते हैं कि रवानी की तरफ अगर आपने जाना है तो उतना ही खाएं जितना आपका स्टोमिक जो है वो बियर कर सके। एकदम अटैक ना कर दीजिएगा कि सुबह नाश्ता डट के करें, दोपहर को खाएं, फिर रात को खाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो अगर आप करेंगे तो वो जो रोज़ों की आपकी एक्सरसाइज है वो फिर आगे भी आपके काम आएगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी सारी है, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल एक कॉलर है हमारे साथ। जी, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बात भी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना नाम बताइएगा। इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी इमरान साहब, कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र करम, आपको 3 दिन देखते हैं माशाल्लाह, तो क्या बात है, आप प्रोग्राम को 4 चांद लगा देते हैं। सर 4 चांद तो आपके आने से लगते हैं। सर बस दुआ आपकी, और ये कि आप क्या जो प्रोनाउंसिएशन है ना बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो सवाल का जवाब बताइए। सवाल का जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपका जवाब ये है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, यानी पैगंबरों में सबसे ज़्यादा उम्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पाई। जी जी ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया और इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कौन है खुशनसीब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम रमज़ान शादमान में, और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और अहमद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई, हाँ जी, कुछ तरह तड़का लगा दें ज़रा, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए हमारे में। असल में जो मेरे पास चाट है वो बिल्कुल रेडी है, सर्विंग भी मैंने रेडी कर दी है, चिकन जो है वो पक गया है। अब अगर अभी से इसको फ्राई कर दूंगा तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा अफ्तारी के टाइम अगर इसको फ्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऑयल मैंने वैसे रखा हुआ है, लेकिन फ्राई थोड़ी देर बाद करूंगा इसको, ताकि थोड़ा सा गर्म रहे। वैसे भी थोड़ा गर्म ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो लेकिन थोड़ा गर्म ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो इमली की सॉस मैंने बनाई है उसमें मैंने मोएस गुड़ जो है वो इस्तेमाल किया। लास्ट टाइम भी एक दफ़ा आपको रेसिपी दी थी कि आपने इमली का पानी थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें दड़ा मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और ये गुड़ शामिल करना है। उसके बाद आप उसको मुख्तलिफ चाटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, हम मान लेते हैं जी आप जो कह रहे हैं। जी सजाद साहब, आप खुद भी इन बातों पर अमल करते हैं या सिर्फ लोगों को कहते रहते हैं? खाने पीने में आप भी इतने ख्याल एहतियात बरतें? नमाज के बाद खाता हूँ। वो क्या है? वो मैं अपने सुनने वाले देखने वालों को बता देता हूँ। मैं सफ़ेद ज़ीरा 2 चुटकी लेता हूँ और 1 चुटकी कलवंजी लेता हूँ। इसके साथ 2 चुटकी जो है वो दारचीनी का पाउडर। दारचीनी के पाउडर का ये फ़ायदा है कि एक तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छा रखता है, फिर आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रखता है। ये जो मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आ गए ना, इसने हमारी याददाश्त ख़त्म कर दी। अर्लियर ही हमारे बच्चों की याददाश्त ख़त्म कर दी है। तो ये बाहर के मुल्क में सिनामन पाउडर पे बहुत ज़्यादा तहकीक हुई, ये आपके डायबिटीज़ लेवल को बहुत ज़्यादा इक्वल रखता है। जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ है, अगर वो सुबह 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिक्स करके ले लें बेड टी के तौर पे, तो उनकी नई इंसुलिन बनेगी बॉडी में। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। सर असल शहद कहाँ से मिले, ये भी तो प्रॉब्लम है। फार्मी ले लें, अगर नहीं मिलता कोई बात नहीं। फार्मी शहद जो तो अच्छी फिर चीनी हो गई नहीं, किस्म जो की। अच्छी किस्म का फार्मी शहद है उसमें चीनी की मिकदार कम है, क्योंकि मैंने बनते हुए देखा है, तो वो मैं इसलिए रेकमेंड करता हूँ। अगर आप हौसला अफजाई कर रहे हैं उनकी। नहीं, हौसला अफजाई नहीं, अगर तो पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे स्टोर्स हैं वहाँ पे मिल जाता है इम्पोर्टेड शहद, तो वो अफोर्ड करने वाली बात होती है कि अगर आपको वो मिल जाए तो आप उसको यूज़ करें। तकरीबन 6 से 7,000 पर केजी मिलता है। तकरीबन इतना है जो 6 से इम्पोर्टेड 7,000 पर केजी जो अच्छे वाला शहद है वो मिलता है। अहमद भाई, जैसे हमारे रिमोट एरियाज हैं, गाँव हैं, हाँ वहाँ पे लोगों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको 7,000 से कम नहीं मिलता। एग्जैक्टली अगर असली है तो। जी सर बिल्कुल। आज भी जो है ना, मतलब हमारे देहातों में इस तरह अभी भी वो जो दरख्तों पे लगे होते हैं और वहाँ से वो जो तोड़ते हैं, वो छोटी मक्खी वाला
खासतौर पर ज़्यादा वो इफेक्टिव होता वो है। 5,000 से कम नहीं देते, लेकिन वो लकड़ी के साथ और उसके साथ मिला हुआ। जो इन्होंने स्टोर वाली बात की, अब अगर यहाँ से किसी भी बड़े ग्रोसरी स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1 लीटर या 1 kg का जो मिलता है वो 1000 रुपीज़ में मिलता है या 1200 में मिलता है। तो आपकी बात सही है कि उसमें मतलब शहद की मिकदार क्या हो सकती जो है। अच्छे फार्म हाउसेस तैयार कर रहे हो उसमें अमान की रत्ती है थोड़ी हाँ सी। जी, उसमें है थोड़ा ठीक है ना, बहुत थोड़ा है। रिसर्च करनी पड़ेगी बिल्कुल हम, है। क्योंकि किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते। तो क्योंकि मैं ताल्लुक़ है थोड़ा सा, तो मैं लोगों के पास जाके इंश्योर करता हूँ कि हम अगर किसी को लिख दें या किसी को रेकमेंड करें तो इसमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा सर, जो डायबिटिक हैं, जी बिल्कुल। जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो नेचुरल फ्रूट है वो आप खा सकते हैं, उसमें जो नेचुरल शुगर होती है वो जी बिल्कुल, वो भी थोड़ी मिकदार में। जैसे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आजकल तरबूज का सीज़न है, तो ये 2 से 3 स्लाइस से ज़्यादा नहीं लेना कि आप पूरी प्लेट बाउल में डाल के खाट के पूरा तरबूज खा रहे हैं तो कहें जी ये नेचुरल शुगर है, तो ये फौरी तौर पे आपकी डायबिटीज़ हाई कर देगा। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं, रोज़े तो ख़त्म होने वाले हैं, आम दिनों में भी जूसेस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तेज़ी से जुज़्वे बदन बन के आपकी शुगर को हाई कर देता है। अगर आप पल्प के साथ फ्रूट कोई भी खाते हैं रोज़ाना, कभी एक सेब खा लें, कभी एक केला खा लें, थोड़ा सा तरबूज खा लें, खरबूजा, मगर उसको अल्टरनेट डेज़ में, एकदम सारी चीज़ें नहीं आप खा सकते। तो उसमें यह है कि आपकी शुगर जो है वो हाई हो जाएगी। इसको आप इस्तेमाल ना करें, ठंडे पानी से इज्तनाब करें। आप ये देखें कि फालज, ब्रेन हैमरेज लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया। इंसान का जो जिस्म है ना, इसको हीट थोड़ी सी चाहिए होती है, हम इसको ठंडा करके रखते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ये प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। फिर घर में जो हमने कुकर का इस्तेमाल किया हुआ, प्रेशर कुकर, उसको हम खुराक को पका के नहीं खाते, फाड़ के खा रहे हैं। नीचे से हीट है, ऊपर से प्रेशर है, चने डालें वो फट जाते हैं, वो पकते नहीं हैं, वो फट जाता है। तो खुराक जो है वो फाड़ के नहीं खानी है आपने, हमें नेचर की तरफ वापस आना है। अगर हमने अपनी ज़िंदगियों को, हमारे अपने बच्चों को सेफ़ रखना है, जंक फूड, फास्ट फूड से दूर रखना है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल दोबारा घरों में इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें कोशिश करें कि मिट्टी की हांडी रखें घर में, बर्तन भी मिट्टी वाले। इसमें वो कहाँ अब दोबारा हांडी रही नहीं, आगे कहते हैं वो तो जब पुराने ज़माने में, आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगी ज़ाहिर है, घर में तो ये जो आग लगती थी लकड़ियों वाली, या वो जो गोबर वाली आग होती थी, या उसमें भी टेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंट आता था। उसमें ये कि अब आप बाजार से जब लेने जाते हैं कढ़ाई वगैरह, तो आपको मिट्टी की हांडी में देते हैं। और सर वो इतनी तेज आंच पे वो पका देते हैं कि अगर वो फ्रीज गोश्त, पहले तो फ्रीज हुआ होता है, ऐसे ही है, वो उसके बाद उन्होंने डालना है पानी में, और इतनी आंच कर देनी है कि विदिन आधे घंटे में आपका मटन तैयार हो जाता है। मतलब ये भी एक तरीका है कि हल्की आंच पे पकाएं। आंच पे पकाएं। और ये जो आपको वो मटन कढ़ाई वाले दे देते हैं कढ़ाई, तो उसको, वो मिट्टी की हांडी होती है, उसको धो के घर में रख लें, और उसमें हल्की आंच में अगर आप खाना बनाएंगे तो आपको और टेस्ट आएगा। अब प्रेशर कुकर में आप फाड़ के खाते हैं, फ्रिज में बर्फ़ जमा के आप पानी पी रहे हैं, तो ये भी हमारी जो खून की ब्लॉकेज है इसकी वजह से भी आ रही है, हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि मटका घर में रख लें, उसमें जो है वो पानी जो उसका नेचुरल ठंडा किया हुआ है उसकी बात ही कुछ हो। तो ये छोटी छोटी सी एहतियातें हमें खुद करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं पता। और मैं तो अपने आप को इसमें समझता हूँ कि हमारी एज के जो मेरे जैसे लोग हैं, शायद आखिरी लोग हैं जो पुरानी बातें दोहराते चले जा रहे हैं। मैं तो इसको एडमिट करता हूँ। आप यकीन करें कि बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी कि बेटा आपने अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाना है। दूध तो हम बच्चों को रोज़ाना दे रहे हैं, मगर वो उस भैंस को टीका लगा के, हम भैंस से 10 किलो दूध ओरिजिनल नहीं ले रहे हैं, हम 18 किलो दूध ले रहे हैं टीका लगा के। अब बच्चों में हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेल हो फीमेल हो, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए। शेवर चिकन को मैं हमेशा कहता हूँ घर में ना लेके आएं जिन घरों में बच्चियाँ हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, PCOS का मसला आम होता जा रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आम हो रही है। हमें ये देखना है कि हफ्ते 10 दिन बाद अगर हमें देसी मिल जाए तो वो खा लें, रोज़ाना ये रबड़ ना खाएं, इससे बहुत सारी बीमारियां अंदर हमारे जा रही है। अब फास्ट फूड, जंक फूड दुनिया में जहाँ भी है ये शेवर चिकन से बनाया जा रहा है, तो ये हमें वीक कर रहा है, हमें फुला रहा है, हमारे बच्चों में ताकत नहीं है। हम जब पढ़ते थे अरबाज भी, आप भी कॉलेज स्कूल में गए माशाल्लाह, तो वहाँ पे PT का पीरियड होता था, एक्सरसाइज का पीरियड होता था, स्पोर्ट्स डे होता था। अब 5 मरला 10 मरला में स्कूल बने हुए हैं, जो किचन है उसमें भी क्लास लगी होती है। और ऊपर से जब ये कोविड आ गया तो वो तो वैसे ही बच्चों को जो है ना वो कमरों की हद तक महदूद कर दिया, मोबाइल पकड़ लिया। पहले जो वालिदैन थे वो बच्चों से मोबाइल छीनते थे, अब वो खुद इतने डिप्रेस हो गए कि वो जान के बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल थमा देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, बच्चों को तो देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ रहा है ना। वो ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे एक बहाना ही है ना, ज़्यादातर नहीं होती हैं, तो बच्चे तो अपनी गेम्स कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हमें बहुत मसला है।
बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला आ रहा है, छोटे बच्चों ने कॉलर्स पहना हुआ है, तो बच्चा सारा दिन झुका रहेगा तो उसकी तो गर्दनी मोरों में सोजिश आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि किस तरह हम अपने बच्चे को थोड़ा एक्टिव रख सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। राज़िया नवीद जी, आप भी बीइंग अ लेडी माशाल्लाह एक स्कॉलर भी हैं और फिर एक हाउसवाइफ भी हैं, तो घर में आपके भी ये इश्यूज़ होते होंगे, बच्चे क्या खाने के लिए ज़िद करते हैं, वही बर्गर्स और बाहर से चीज़ें, और उसको फिर आप किस तरह लेते हैं? मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात के साथ एक एग्री करूंगी कि हमें बहुत सारी चीज़ों की तरफ जो है वो वापस जाना पड़ेगा। अब अगर मैं अपने घर का बताऊं तो हमारे घर में अब जो प्लास्टिक के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ अमूमन घरों में आजकल होते हैं। डिस्पोजेबल का जो रिवाज आ गया है, तो अब हमारे घर में वो बर्तन बिल्कुल ख़त्म है। चीनी का बर्तन यूज़ होता है, स्टील का बर्तन यूज़ हो जाता है, या फिर मिट्टी का बर्तन यूज़ हो जाता है। फिर इसी तरह से खाना जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, वो मेरी अपनी आदत है कि इंतहाई हल्की सी आंच में मैं पकाती हूँ ताकि उसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे और बच्चों को अच्छा थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा ना। हमारे घर में यानी अरबाज भाई यानी यकीन माने कोल्ड ड्रिंक कोई भी नहीं आती, कोई जूस नहीं आता, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आती। बहुत कभी बच्चे बाबा से ज़िद करें तो फिर वो है कोई चॉकलेट, और वो भी देख करके किसी अच्छी क्वालिटी की जो होनी चाहिए, जो नॉर्मली गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं और वहाँ से मिल जाती है ना चीज़, वो इस तरह से नहीं आती। लेकिन उसके ऊपर भी हम नज़र रखते हैं कि बच्चा कितना खा रहा है ना। अब यहाँ से एक जो है हो सकता है बहुत सारी ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ भी हैं ना, जब ये प्रोग्राम देखें तो वो उनके ज़हन में आए कि इन्होंने क्या बात की है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त माँ के कंधों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ना। अब क्योंकि हमारी माएँ बहुत ज़्यादा सोशल हो गई हैं, उनकी बाहर की इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से घरों में बैठे बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं। वही वाली बात कि हम उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, चलो जान छूटे, अपने काम में लगे रहें, हम अपने कामों में लगे रहें ना। मैं हमेशा इस बात को देखती हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने बाहैसियत इंसान मर्द और औरत को बराबर पैदा किया है, दोनों का मकाम व मर्तबा बराबर रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन दोनों का दायरा कार मुख्तलिफ बनाया है। मर्द के ऊपर कुछ और ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं और एक औरत के ऊपर कुछ और ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं ना। अब हम उस सतह पर पहुंच गए हैं जहां पर हम compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी एक मर्द एक औरत, एक औरत एक मर्द एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। हम अपने अपने दायरा अमल और दायरा कार को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। यही वजह है कि हमारे जो फैमिली समझे यूनिट्स हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा असर जो हो रहा है वो हमारे बच्चों की तरबियत पर हो रहा है ना। वो माँ की वाकई पहली दरसगाह है उसकी आगोश, लेकिन मैं अब मुझे यूँ लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों को उनकी तालीम और तरबियत के मामले में स्कूलों पर छोड़ दिया है, और दूसरे नंबर पर मीडिया के हवाले कर दिया है, सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। लेकिन जो एज अ मदर हमारा रोल होना चाहिए था कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छा मुसलमान बनाएं, उसमें हमारी एफर्ट जो है वो नहीं लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी व बरकातुहू। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? हारून बोल रहा हूँ पिंडी से। अच्छा, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के। आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी घड़ियाँ हैं, तो आपका शो देखता था पूरा रमज़ान, बहुत अच्छा शो चल रहा था, बहुत अच्छे गेस्ट आते थे, बहुत अच्छी मालूमाती बातें होती थी, और सवाल का जवाब देना चाहूँगा। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ बताइए, सवाल का जवाब बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सवाल का जवाब है, और ये डॉक्टर सजाद साहब बैठे हैं, इनकी सहरी के शो में देखता था, और बहुत मालूमाती बातें, बहुत अच्छी बातें बताते थे। सर यहाँ पर जो है ना, बड़े ख़ास लोग आते हैं, हम ऐसे नहीं बुलाते, ख़ास ही होते तो आते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, इसलिए तो हम चल, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त पहुँचा था एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे की बात। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं K2 TV की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खूबसूरत प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, जो भी हालात हाज़िरा हैं इस वक्त। बहरहाल प्रॉब्लम्स हैं और हमें फेस करना है, तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएँ, ओवर टू आवर किचन, अहमद शेर भाई।
थैंक यू जी। और फाइनली ऑयल Finally. ऑयल मैंने गरम किया, कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया और अब इसको गरम करने के बाद जो मेरे पास ड्रम स्टिक थी वो मैंने प्रॉपर तरीके से उसको वेल डन जो है वो कर दिया था। अब इसको फ्राई करूँगा, फ्राई करने के बाद निकाल के वही बस चाट मसाला डाल के सर्व करना है गरम गरम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आलमगीर खान साहब, खाने पीने के शौकीन हैं? बिल्कुल शुक्रिया। सेहत नहीं आपकी बता रही। इत्तेदाल के साथ डॉक्टर साहब वाले फार्मूले के नहीं, आपका क्या मतलब है? मतलब जो थोड़े से वो होते हैं वो इत्तेदाल से नहीं खाते? नहीं, इत्तेदाल पसंदी ज़रूरी है ना। नहीं सर, मैंने ऐसे भी देखा डॉक्टर साहब, वो आप इस बात से मुत्तफिक होंगे, वो जो कुछ बॉडी टाइप्स होते हैं ना, ऑमनीवोर्स और कार्निवोर्स, कुछ अल्लाह की तरफ से वो बॉडी टाइप है, वो जो मर्जी खा लें वो मोटे नहीं होते, और जो कुछ ना भी खाएं, पानी भी पी लें तो वो भी देसी घी की तरह लगता है। तेज हवा भी गुजर जाए तो मोटे हो जाते। सर काश आप, सर हम आप जैसे हों, हम तो तरस जाते हैं सर गोश्त को, दिल कर रहा होता है नहीं खा सकते यार, क्या करें मोटे हो जाएंगे इस तरह। तो सर माशाल्लाह खाते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं तो सभी जिंदा जी। नहीं मतलब है कि खुश, मतलब देखें सर, जैसे हम लोग वेस्टर्न के इतने वो हो गए हैं, ड्राइव थ्रू से बर्गर ले लिया, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, लैपटॉप, तो खाने को अहमियत ही नहीं देते। कोशिश हमारे यहाँ तो सर पूरा आधा घंटा, पूरा दिन के वक्त एक पूरा कुंबा आधा घंटा इस बात पे डिस्कस करता है, आज क्या पकाना है, वो क्या वो पकाना है, नहीं यार वो नहीं, ये पकाओ, कल भी पकाया था। मतलब इतना तमाम खाने के लिए सर। मगरिब में ऐसा नहीं है। और फिर भी देखें, हम लोग तो जैसे ही हाफ टाइम होता है ऑफिस में, हम देखें हम फ़ौरन बर्गर्स की तरफ भागते हैं। वो लोग एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वो जिम जाते हैं, पहले एक्सरसाइज करते हैं फिर कुछ खाते हैं। तो हमें भी ये थोड़ी सी चीज़ें जो है लाइफस्टाइल हमें बदलना पड़ेगा, नेचर के करीब तरीन रहना पड़ेगा। जल्द सोना जल्द उठना, इसमें बड़ी हिकमत है। जब हम बचपन में कोई ऐसे लिखा करते थे कि तंदुरुस्ती। सर एक और चीज़, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो सबसे आजकल जो सबसे ज़्यादा जो बीमारियों का मौजब है वो ये है कि हम कुदरत की, नेचर के निज़ाम के खिलाफ हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। सारी रात जागना बिला वजह। जी बिल्कुल। और सारी रात सारा दिन सोना। जी बिल्कुल। मोबाइल यूज़, डॉक्टर साहब बात करेंगे मोबाइल यूज़, उसके बाद सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और सर उसके अलावा एक बिला वजह का फैशन बन गया। और आपकी रूटीन जो है, मगरिब में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, मगरिब में इस वक्त एक कल्चर चेंज हो चुका है। वो मगरिब से पहले खाना खा लेते हैं, फजर के बाद वो हमारे जो रोशनी में खाना खाते हैं। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिए उन्होंने, और हमने उनकी तालीमात को अडॉप्ट कर लिया। बड़ा अजीब सा कल्चर। अहमद साहब की बात ही है ना कि हम अल्लाह को तो एक मानते हैं, हाँ, अल्लाह की एक नहीं मानते। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो चीज़ें देखें, अब आप हमारे अंदर बीमारियाँ, बहुत सारी पैनिक हैं, लोग टेंशन्स हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम रूगर्दानी कर रहे हैं। इस्लाम देखिए, पहले मज़ाहिब में सिर्फ इबादत का तसव्वुर था। बहुत लतीफ़ बात है, पहले मज़ाहिब में सिर्फ इबादत का तसव्वुर था, फ़लाँ वक्त फ़लाँ लम्हे इबादत करना, बस एडिकेट्स नहीं सिखाए जा रहे थे, मैनर्स नहीं सिखाए जा रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आपको मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, एडिकेट्स, चलना किस तरह है, बैठना किस तरह है, आपने लोगों से बात किस तरह करनी है, आपने खाना किस तरह खाना है, आपने बैठना किस तरह है। उसके बाद दुनिया के अमूर ज़िंदगी, आपने एम्बेसडर के साथ किस तरह मिलना है, आपने डेलीगेशन के साथ किस तरह मिलना है, दुनिया के तमाम अमूर ज़ाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। आपने ईसाइयों के साथ, बनी नजरान के ईसाइयों को मस्जिद नबी में ठहरा के बता दिया कि आपने इनके साथ किस तरह बात करनी है। दीन तो ये बात कर रहा है। हमारे यहाँ मजहब तो 5 या 10% है इबादत का तसव्वुर, 90% तो आपकी ज़िंदगी के मामूलात सिखाए जा रहे हैं। इसका तसव्वुर नहीं मिलता हमें। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त जी। जो दीन आपको रास्ते में कंकर पड़ा हो, अगर वो कहता है वो रास्ते में पड़ा हो और उसको उठा के साइड पर कर दो, ये भी नेकी है। उस दीन की बताएं जो दीन आपको एक परिंदे के हवाले से भी बताता है कि इसके भी हकूक़ हैं, तो फिर वो इंसान के हकूक़ के हवाले से क्या बात कर। क्या बात है जी, क्या बात है। राज़िया नवीद जी, थोड़ा सा आप भी इसको कैरी कर लें, फिर हमारे पास टाइम है ब्रेक पे जाने का, फिर आप लोगों से भी हम इजाज़त लेंगे, तो कुछ कहना चाहें? मैं अरबाज साहब इसी हवाले से बात करना चाहूँगी कि क्योंकि कमिंग डेज़ में अब ईद भी आने वाली है और डेफ़िनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है एहतियात करने के हवाले से, लेकिन इसको हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है, अपनी ज़िम्मेदारी बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारी दूसरों के साथ मोहब्बत नहीं होगी, ये हमारी अपनी ज़ात के साथ भी मोहब्बत होगी। अगर ज़िंदगी रही तो यकीनन इंसान ज़िंदगी के साथ हर तरह की खुशियाँ जो है
वो फिर सेलिब्रेट करता है। हो सकता है ये ईद थोड़ी मुश्किल हो, पिछली ईद मुश्किल थी, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाली ईद जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम इस वबा में से निकल कर जो है वो भरपूर अंदाज में खुशियाँ मनाने के काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल, आमीन, तो मैं आमीन। सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखने की कोशिश करें, बहुत कोशिश करें, ताकि आप ख़ुद भी महफूज रहें और आपके अपने जो हैं वो भी महफूज रह सकें इस चीज़ जी। से। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ हैं और जी यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबाज भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। जी अपना नाम बताइएगा। मोइन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कैसे हैं? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। एक तो अरबाज भाई आपका शो बहुत मजे का है, माशाल्लाह से तीनों दिन बैठ के एंजॉय करते हैं आपके शो को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपकी मोहब्बत का। जवाब देना और चाहें? केटू पे देख के बहुत खुशी है कि आप भी केटू पे आ गए हैं। केटू है ही ऐसा जी, केटू खींच लेता है अपनी तरफ, मोहब्बत है ना। जी सर, तो जवाब देना चाहूँगा। जी सर, आपके सवाल का जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, थैंक यू। आपका भी जवाब हमने नोट कर लिया और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि जीतने वाले खुश नसीब कौन है। सर जी सर, ईद की सेलिब्रेशन लोग एहतमाम कर रहे हैं। सरकारी दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेवाओं, मसाकीनों, यतीमों के साथ भलाई करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जहाद करने वाले के बराबर है। या दिन को रोज़ा रखना या रात को इबादत करने वाले के बराबर है। कोशिश करें ईद वाले दिन गरीबों, नादारों, मस्कीनों, उन लोगों को, ये बहुत सारे हालात क्रूशल हैं और कोरोना है, वो लोग जो इस दफ़ा ईद की सेलिब्रेशन का एहतमाम नहीं कर पा रहे, उनको अपनी ख़ास इन खुशियों में याद रखें, क्योंकि जब आप किसी गरीब की खुशी में शामिल हो जाते हैं, रब आपकी खुशी में शामिल हो जाता है। बिल्कुल जी, तो मेरी तरफ से दोस्तों के लिए यही पैगाम है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद पर खुशियाँ बांटें। मीठी ईद है और मीठे बन जाए और घर पर रहें, स्टे बिल्कुल घर पर। जी तो नाज़रीन, ये हमारे मेहमान थे और इनसे गुफ्तगू करके बड़ा ही लुत्फ़ आया। बड़ी अच्छी कारामद बातें हुई, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें थी और दिल तो करता है कि और बहुत सारी बातें करें, लेकिन बस कुछ वक्त की भी पाबंदी होती है। बहरहाल सर, आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे शो पे आने का और इतना आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन जी सर, आप फाइनली तैयार हो गए। नहीं सर बताइए। आज अच्छा, ये आखिरी हमने रोज़ा है और बस ये बिल्कुल फाइनली तैयार हो गया क्योंकि टाइम बिल्कुल अब कम रह गया है। तो ये मैंने इसको फ्राई कर दिया है और फ्राई कश्मीर कुकिंग ऑयल में किया है, जिनका कहना ये है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और ये है कि जो दूसरी हमारी रेसिपी थी वो अलमोएस फूड की, हमने उससे गुड़ से मीठी चटनी बनाई चाट के लिए, और उनका कहना यह है कि ताज़ा गन्ने के रस से जो है मोएस गुड़ बनता है और ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है, आपको भरपूर तवानाई देता है, तो लिहाजा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े छोटे सब। हो गया जी, फाइन। रमज़ान शादमान की प्रोडक्शन टीम, एनएलई डिपार्टमेंट, कैमरामैन और स्टाफ, मालिकान, एक एक फ़र्द, आप एक एक शख्स ने जो किरदार अदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका अजर आप अता फरमाया आपको, और पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर एवीटी देखने वालों को, K2 देखने वालों के लिए ईद की खुशियाँ मुबारक हो। क्योंकि हम और आप यहाँ बैठते हैं कैमरे के सामने, जो पसे पुश लोग हैं इनका किरदार बहुत अहम है। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतों से आमीन या आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। खुदा के नूर
जो देखे मैंने तैबा में, खुदा के नूर के जलवे जो देखे मैंने तैबा में, मुझे रह के वो मंजर सुहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, अदब से बैठ कर उस गुंबदे खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। रसूल अल्लाह के दरबार में उनकी मोहब्बत में वो तेरा रोज़ो शब का न जाना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मिज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मिज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीने वाले आका का घराना याद आता है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नादे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात फरमाई और ये खूबसूरत आवाज़ थी निज़ाम खिलजी साहब की। नाज़रीन, हमारे कुछ स्पॉन्सर्स जिनकी बदौलत ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, और एक मैं अक्सर भूल जाता हूँ लेकिन मैं उसका तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरी जो वार्डरोब है दैट इज़ बाय एक्सप्लोर ब्लू एरिया इस्लामाबाद, बहुत अच्छी कलेक्शन है उनके पास, आप ज़रूर जाइएगा। उसके अलावा हमारे पास गोरमे की कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनका एक लॉन्च्ड है गोरमे कोला। उनका कहना है कि रमज़ान हो या कोई और त्यौहार, गोरमे कोला से बनाओ उसे मज़ेदार। गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का। हर डिनर टेबल का एक ज़रूरी हिस्सा गोरमे कोला। अपने वीकेंड्स को बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल। मूवी नाइट हो या दोस्तों की गैदरिंग, भरपूर एंजॉय करो विद गोरमे कोला। इस गर्मी अपनी बेवक्त की प्यास बुझाओ विद गोरमे कोला। बेहतरीन बेवरेज का इंतखाब करें, गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का। जी तो नाज़रीन, ये हमारे मेन स्पॉन्सर थे, और इसके बाद वो मेरी जो टीम जिसकी बदौलत ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, और मैं जो थोड़ा बहुत आपको कंफर्टेबल नज़र आता हूँ ना, ये मुझे कंफर्टेबल रखा जाता है। उसके पीछे एक पूरी टीम है और वो उसके जो मेंबर्स हैं मैं उनका भी आपके साथ तारुफ कराता चलूँ। सबसे पहले जी हमारे जो भाई हैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, ये असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर K2 TV के हैं परत अब्बासी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है असिस्टेंट मैनेजर सोशल मीडिया मोहम्मद वकास अहमद। उनके साथ असिस्टेंट प्रोड्यूसर सादत रशीद साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एसोसिएट प्रोड्यूसर यासिर जमान साहब। सर आप सबको मैं वेलकम करता हूँ मेरे शो में। थैंक यू अरबाज भाई, शुक्रिया आपने कैसे हैं बुलाया। आप?
अल्लाह का शुक्र। आपने किसी ने मेरी तारीफ नहीं करी। नहीं अभी बोलेंगे तो करेंगे ना। आपने मेरी तारीफ नहीं करनी है, आपने सिर्फ मेरी बुराइयां करनी है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक मज़ेदार। आप बताएं। मैंने बहुत तंग किया आप लोगों को। नहीं सीरियसली आपने नहीं तंग किया। अच्छा आप ये बताएं कि कैसा लगा हमारी फैमिली में आके आपको, पहले ये मुझे आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त है। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं शायद कंफर्टेबल हूँगा, क्योंकि मेरा ख़ुद का भी ये लाइव ट्रांसमिशन का ये पहली मरतबा है, मेरा पहला मौका है। लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं जब पहले दिन से यहाँ पर आया तो इस तरह का मुझे एक एम्बियंस दिया गया, एक कंफर्ट लेवल दिया गया। मैं बड़ा मशहूर हूँ राजा कामरान साहब का, केवान भाई का, आरिफ काजी साहब का और आप सब का, और मेरी पूरी टीम, जो मेरे कैमरामैन हैं, जो भी टेक्निकल स्टाफ है, मैं उन सबका बहुत मशहूर हूँ कि मुझे इतना एक कंफर्ट जोन दिया गया, तो शायद मैं भी कुछ अच्छा कर ही गया। नहीं माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किया। दूसरी बात यह है कि आप भी माशाल्लाह इतने डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है ना, वो हम में घुल मिल गए। वो एक था ज़ाहिर बात, आप स्टार तो हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। तो हमारा भी जब हमें पता चला कि आप आ रहे हैं, तो हम में से किसी ने भी आपके साथ पहले काम तो नहीं किया था, स्क्रीन भी आपको देखा हुआ था, तो हमारे एक स्टार का फैक्टर तो होता है ना यार, बंदा आएगा पता नहीं कैसा होगा, कैसा बिहेवियर उसका होगा। लेकिन माशाल्लाह क्या कहते हैं कि आप, क्या बात है आपकी। थैंक यू सर, एंजॉय किया हमने आपके साथ काम करके। बहुत शुक्रिया बासी भाई। जी वकास, आपको तो मैंने बहुत तंग किया। नहीं आपने बिल्कुल तंग नहीं किया और बड़ा अच्छा लगा जैसे से मौका मिला ऑन स्क्रीन। मैं ऑफ द स्क्रीन भी काफ़ी मतलब ये बात हुई तो मैंने डिस्कस किया, क्योंकि जिस तरह से फरहत भाई ने बताया कि एक हर किसी पर्सनालिटी के साथ आपका काम करने का एक छोटा सा फेयर होता है, और स्पेशली स्टार्स के साथ ऑन स्क्रीन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग भी जो देखते हैं वो जब स्टार को देखते हैं या सेलिब्रिटी को देखते हैं वो उनको अप्रोच नहीं कर पाते। वो उनके बारे में जो टीवी पे जिस तरह से वो नज़र आ रहे होते हैं, जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव रोल अगर आप मूवीज़ में करें तो आप ड्रामों में करें तो वो तमाम जितनी घर में देखने वाली माएँ दादियाँ होती हैं वो आपको हाँ वो आपको एक नेगेटिव उसमें ही वो देखते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का आपको मूवीज़ में देखा, आपको टीवी पे देखा, आपको एज ए गेस्ट भी और चैनल्स पे देखा, लेकिन K2 पे जिस तरीके से आप आए तो वो एक नया अंदाज़ था। वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के हमें भी लगा अच्छा, मतलब क्योंकि ये आपकी रियल फेस है, ये आपका वो जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, जिस तरह से आप रहते हैं, जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, तो वो सब चीज़ें जब इस महीने में देखियो, महीना इतनी जल्दी गुजरा समझ भी नहीं पड़ी। और माशाल्लाह आप काफ़ी कोऑपरेटिव थे, बात को समझते भी हैं और बात को समझा भी देते हैं अगले इंसान को। तो हमारा तो एज एन टीम करने का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सादत भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल। आप भी बस भागते रहते थे स्टूडियो में, मैं देख रहा होता था कि ऑन सेट जब रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छा ऐसे है, ये है, वो है। वैसे लाइफ का अपना एक प्रेशर होता है ना, वो तो होता है, तो वो डेफिनेटली ना हर बंदा ही बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है। एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी गेस्ट की, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उनको लेके आना, तो वो उस वजह से आपको मैं हर वक्त भागता हुआ मिलता था। गेस्ट को लेके आ रहा हूँ, उनको लेके जा रहा हूँ। कई दफ़ा गेस्ट जो थे अगर तो आ नहीं सके हैं, उसकी जगह दूसरे गेस्ट अरेंज करना, तो वो इसमें भाग दौड़ में ये जो दिन थे ना वो गुजरे। आपके पास बस आना, गेस्ट को छोड़ना और वापस चले जाना, इसी तरह गुजरा। और बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ। बहुत मतलब कि मेरा डायरेक्टली इतना ज़्यादा आपके साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो गेस्ट थे जो आए उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की कि बहुत इजी उन्होंने फ़ील किया आपके साथ बातचीत करके। क्योंकि गेस्ट ज़्यादातर मुझसे यही पूछते थे कि कौन है, मैं कहता था अरबाज खान साहब है, और उसके बाद क्या होगा वहाँ पे जाके, तो किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। मैंने कहा आप टेंशन ना लें किसी किस्म की, आप जाएंगे। और वो क्योंकि वो ये टेंशन लेते थे कि शायद हमारे से कोई बिल्कुल टिपिकल किस्म के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, या सियासी कोई शख्सियात हैं तो उनसे सियासत के हवाले से शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहता था कि आप जाएंगे, अरबाज साहब वहाँ पे होंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बैठें। और वो वाकई यही होता था, जब वो बाद में मिलते थे कहते हमें तो पता भी नहीं चला टाइम किस तरह पास हो गया। थैंक यू सर। यासिर जमान भाई, आपको भी मैं देखता था ऐसे ब्रेक में आते थे, ऐसे बस हल्की सी शक्ल दिखाते थे और बस एक क्यू दे देते थे और फिर चले जाते थे। सर हाँ, मैं वो कहता था कि सर स्टैंड बाय, हम आ रहे हैं वापस। वो ये बताते थे कि यार 15 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट की ब्रेक है, तो वो आपको मतलब कोऑर्डिनेट करते स्टूडियो के साथ। पैनल पे मैं ही था, तो पैनल पे आपके 3 प्रोग्राम और एक संडे वाला आरिफ काई साहब का, ये 4 के पैनल मैं करता था, बाकी 3 जो है ना फरहत भाई करते हैं। तो ये पूरी टीम मिलके काम कर रही थी, हमें बड़ा मज़ा आया आपके साथ काम करके। चलिए जी, थैंक यू, आप लोग आए और बड़ा अच्छा रहा। और बस एक इंटरेक्शन होती है, यादें अच्छी रह जाती हैं। क्या ख्याल है? नहीं हमारी यादें तो आपके साथ माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, जब मुझे शुरू में बताया गया ना कि आप होस्ट कर रहे हैं ना, तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि यार हम अरबाज भाई तो ऐसे सब कहते हैं यार
रमज़ान की ट्रांसमिशन अरबाज भाई करेंगे। मैं कहा क्यों यार, क्या हो गया? लेकिन यार वाकई जितना नॉलेज आपका मैंने इस्लाम के बारे में देखा है ना, या स्पेशली जो आप इंट्रो करते थे, आपको पता भी होगा, मैं बैठ के सुनता था और हर उस मैं इंट्रो के बाद आपको कहता था यार अरबाज भाई वेल डन। वो नहीं कि होता ना कि मस्का या वैसी उसमें, नहीं, आप रियली बड़ा अच्छा करते थे। और कई दफ़ा लिटरली ऐसा हुआ कि लोगों ने क्लैपिंग भी की आपकी। थैंक यू। बड़ा एक वो नॉलेज का होता है यार कि बंदे को फैक्टिंग फिगर इस्लाम असल के में बारे पता है क्या, मैं आपको बताऊं फरहत भाई, लोग हमारे यहाँ जो होता है ना, एक चीज़ एट्रीब्यूट कर देते हैं, एक पर्सोना बना लेते हैं। आप वाली बात की, जिस तरह अगर मुझे उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा होगा, कभी नेगेटिव रोल में भी देखा होगा, कभी पॉजिटिव में भी होगा, तो वो चीज़ें जो ना वो रिलेट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा सा कुछ शायद एक अच्छा सा एक इमेज है लोगों में, तो अल्लाह का कुछ करम है। चलें कभी टाइम मिले तो हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, जो लोगों ने देखा ये वो, तो उस हवाले से ना मतलब मुझे खुद भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया। मतलब अमूमन होता है ना कि एक इंसान कहता कुछ है और उसके ज़ाहिर और बातन में अगर फ़र्क आ जाता है तो वो चीज़ लोग रिलेट करते नहीं हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक आया, जो भी यहाँ पे कॉलर्स आए, मेहमान आए, और स्पेशली सोशल मीडिया पे जो मुझे फीडबैक आया, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो भी एक पर्सनालिटी है या है, लेकिन जो रेपो है आपके चैनल की, K2 टेलीविज़न की, वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर सिर्फ वही लोग आते हैं, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलर्स हैं जो भी हैं, जो आपके मेंबर्स हैं एक किस्म के, एक फैमिली मेंबर्स की तरह। तो मुझे शुरू में ऐसा लगा कि कॉल्स आती हैं, किसी तरह की भी कॉल्स हो सकती हैं, लेकिन बाद में मैंने फील किया कि वही कॉलर्स आते हैं जो अपने आप को एक फैमिली मेंबर समझते हैं इस पूरे सिस्टम का। तो बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा, मेरे ख्याल में, सॉरी बात काटूं, जितने भी चैनल चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल में शायद K2 हमारा वाहिद इदारा है जिसमें हम लाइव कॉल्स ले रहे होते हैं। वो जो कॉलर हमें कॉल कर रहा होता है ना, वो ये समझता है कि मैं इनके मतलब प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। मेरा नहीं ख्याल आपने भी पूरा रमज़ान किया महीना, कभी भी किसी कॉलर ने कोई गलत बात नहीं की होगी? नहीं किया, बिल्कुल नहीं की। हर बंदे ने अप्रिशिएट किया है, हर बंदे ने सवाल का जवाब दिया है। होता है ना कि बाज़ वक़्त कॉलर गलत बात कर जाते हैं, लेकिन नहीं, वैसे नहीं करते कॉलर हमारे से इस बार। तो आपकी आपस में वैसे कभी होता है ना, जैसे लाइव हो रहा है तो कभी कोई ऐसी मतलब कोई मिस्टेक होगी, कोई भंड होगी, तो फिर आप लोग आपस में थोड़ा तल्ख कलामी होती है, गुस्सा हो जाता है, मतलब वो कोई पर्सनल तो नहीं होता, लेकिन जाहिर है हमारा एक चीज़ है, सॉरी एक और चीज़ भी हमारी है कि आपने देखा होगा कि हम लोग एक टीम बन के काम करते हैं। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वो कैमरा का प्रॉब्लम था, हम मिल के कर रहे थे, मतलब यार ये इस तरह कर ले, ये इस तरह कर ले, ये नहीं कि यार मैंने उस पर चढ़ाई कर दी, भाई क्या हो गया। टेक्निकल चीज़ है ना, होता रहता है। बात भी ये नहीं होता कि यार आपको ये मतलब प्रोग्राम दिया गया है अपने फ़रद भाई को, यार हमने फ़रद नहीं करना है, यार मेरा क्या काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आज सेट पे आ जाते हैं या फ़रद बुला लेता है कि यार आ जाओ, यार प्रकाश बुला लेता है, सादत बुला लेता है, बल्कि यहाँ तक कि सादत न्यूज़ का करता है। तो न्यूज़ का कोई काम हो या न्यूज़ का कोई पैनल हो तो ये कहता है कि यार क्या कर रहे हैं, मैं यार बैठा हूँ, यार आना, तू 2 मिनट के लिए पैनल नहीं करता, मैं आ जाता हूँ। ये नहीं, मैं यार इसका प्रोग्राम है, मैं आगे पैनल पर बैठ जाता हूँ। एक पूरा टीम वर्क है, किसी ने नहीं कहा कि यार आपका काम है, मैं क्यों करूं, ये कभी किसी ने नहीं सोचा। ये बाकी इस अदारे में ये माशाल्लाह ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं, 4 चैनल्स हैं, एक भी खैबर है, खैबर न्यूज़ है, K2 चैनल है और मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट। तो आप लोग K2 से एसोसिएटेड हैं या खैबर के भी प्रोग्राम्स करते हैं या उस तरह का भी? हम लोग तो वैसे K2 से एसोसिएट हैं, क्योंकि हम लोग K2 के प्रोग्राम, मतलब डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, हमारा जो K2 का अलग है, खैबर का अलग है और खैबर न्यूज़ का अलग है। लेकिन वो हम लोगों को ऐसे जल इन हुए हैं सारे, अगर सपोज कोई खैबर का प्रोड्यूसर नहीं आया या किसी का कुछ प्रॉब्लम है प्रोग्राम में, तो अगर हमें कुछ हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हम करते हैं। अच्छा। हाँ, वो ये नहीं है कि हमने K2 का ही काम करना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि इसका नाम K2 क्यों रखा गया? K2 इसका इसलिए नाम K2 रखा गया, दैट इज K2 खैबर 2, खैबर 2। अच्छा 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 अच्छा। खैबर 2 भी था, और जब K2 स्टार्ट में आया तो इसको हम पहाड़ से ही रिलेट करते थे, क्योंकि K2 नॉर्दर्न एरियाज़, मतलब जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इनकी आवाज़, इनकी ज़बान, इनका कल्चर, इनकी सकाफ़त, क्योंकि खैबर ने तो ज़्यादा मतलब पश्तो में ही रहा, और K2 जब आया तो हमने फिर इनको एबटाबाद की, पटवारी, गिलगित भी, चित्राल को भी, मतलब हमने कोई अपने इस एरिया नॉर्दन एरियाज़ को हमने नहीं, मादरी ज़बानें सारी, तो मादरी ज़बानों को तो आप K2 भी कह सकते हो और खैबर 2 भी कह सकते हो। नहीं, इनफैक्ट पता क्या, देखें आप लोग तर्जुमानी कर रहे हैं एक बहुत बड़े बेल्ट की, एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी की, जो कि थोड़ा सा अपने आप को सेग्रीगेटेड फील करता था कि शायद हम लोग पार्ट नहीं है पाकिस्तान का, क्योंकि उनकी ज़ुबान की कोई तर्जुमानी नहीं थी, कोई चैनल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा आप लोगों का इनिशिएटिव है। वो लोग अब आपको रिलेट करते हैं अपनी इस चीज़ को, यार पटवारी बोलने वाले जो हैं या हिंदको वाले हैं
या जो जीबी गिलगित बल्तिस्तान के हैं या जो चित्राल के जो लोग हैं, वो मुझे बहुत अच्छी फीडबैक आती है। वो कहते हैं कि यार हमें लगता है कि अब हमारी ज़ुबान में भी एक बात हो रही है, तो ये चीज़ बड़ी जो है ना अट्रैक्ट करती है। अच्छा, K2 की एक बात है, पटवारी कहेगा जी हमारा चैनल है, हिंदको वाला कहेगा जी ये हमारा है, जीबी वाला कहेगा ये हमारा है, और तो पश्तो स्पीकिंग कहेंगे ये हमारा है। पश्तो वाले तो वो उनका हिंदको ज़ाहिर उनका भी है। लेकिन इसके साथ साथ हम जो है ना वैसे नेशनल लेवल पे भी उर्दू के भी प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, ये मतलब शक हम रीजनल्स को करते हैं, लेकिन नेशनल लेवल के भी हमारे काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारे ये मेहमान हमारे साथ हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसको जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ये वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं K2 टेलीविज़न की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ हमारी प्रोडक्शन टीम यहाँ पर मौजूद है और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, तो गुफ्तगू का वो सिलसिला वहीं से बहाल करते हैं। जी, तो ये बताइए कि K2 को लॉन्च हुए कितना अरसा हुआ है? K2 11 साल का 11 साल। 11th एनिवर्सरी ऑफिशियली 11th ऑफिशियली 11वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। अच्छा, और आप लोगों के जो इस तरफ अगर आप जाएं ये नॉर्दर्न एरियाज में, इस तरफ जो बेल्ट है, तो वहाँ पर भी कोई आपके सेंटर्स हैं? हमारे हैं, पेशावर में है सेंटर, पेशावर तो मर्दान हो गया, जीबी में है, लेकिन ब्यूरो छोटा ब्यूरोज हमारे हर जगह पे हैं, हैदराबाद हर सिटी में, लेकिन सेंटर्स जो जिस तरह से टीवी चैनल कहा जाता है वो मेन इस्लामाबाद से ही, हेड ऑफिस से ही मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, या पेशावर। बाकी हमारे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में तमाम वहाँ पे जितने भी इलाके हर जगह पे मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर्स। और ब्यूरो ऑफिसेस जो हैं, जैसा क्या कहते हैं, हज़ारा में है हमारा, हरीपुर में है, इसके बाद बाकी जो जगह हैं उधर हमारे रिपोर्टर्स हैं, पेशावर में, इसके अलावा वज़ीरिस्तान, जहाँ भी आप जाएंगे हमारे रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ से तमाम न्यूज़ और जो भी खबर होती है वो हमें वहाँ से रिपोर्ट्स बना के भेजते हैं। माशाल्लाह जी। और मुझे लगता है कि सबसे जो ज़्यादा मतलब है कि एक एक्सपैंडेड कैनवस मेरा ख्याल है आप लोगों का है। मतलब मेन चीज़ ये होती है कि हमने फोकस रखा हुआ है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों के, देखिए जहाँ पे भी लोगों के ज़्यादा मसाइल होंगे, मेन चीज़ है उसको लेके आना। फिर वहाँ पर कोई इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो नहीं हो, दूसरे चैनल जो है वहाँ पे जाते नहीं और वहाँ की भी तो प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए ना। तो K2 का ये है कि उन जगहों की, एक तो ये है कि अच्छाइयाँ भी दिखा रहा है और उनको जो प्रॉब्लम है वो भी दिखा रहा है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ब्यूटी है और उसको भी हम लेके आ रहे हैं, उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, तो ताकि लोग वहाँ पे जाएं। और ऐसे हम प्रोग्राम्स भी करते हैं, इनवाइट भी करते हैं वहाँ से लोगों को टूरिज़्म के हवाले से, तो इसमें भी K2 का बहुत किरदार है। क्या बात है। तो आप सब लोग ये जो आपने चैनल ज्वाइन किया, तो मतलब मोटो क्या था? मैंने सुना आपको तो एक्टिंग का बड़ा शौक है। आप एक्टर बनने आए थे? नहीं, मैंने जो स्टार्ट लिया था अरबाज भाई 2000 में ना। अच्छा। तो तब मैं पीटीवी में एक्टिंग वो मैंने की है, कमर्शियल्स भी किए हैं, काफ़ी अच्छे किए हैं। अच्छा। पीटीवी के प्लेस में भी काम किया। अरे आपको देख के लगता था कि यार ये बंदा जो है ना, तो बाकी वो फिर मेरी पीटीवी में जॉब हो गई, किसी वजह से एक्टिंग कंटिन्यू नहीं कर सके, आपको मैंने बताया था। बस वो फिर पीटीवी में ऐसी जॉब हुई कि बिहाइंड द कैमरा अच्छा लगा मुझे, तो फिर भरत भाई ने मॉडलिंग भी की है। अच्छा, मॉडल भी बड़े अच्छे वो लगे रहते हैं। मतलब पहले आप सरे आईना थे, फिर आप पसे आईना, लेकिन पसे आईना ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, हाँ, ये वैसे मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं एक्टिंग करता था तब ठीक था, जब मैंने डायरेक्शन शुरू की ना, आप यकीन करें कि मैंने ये सोचा कि मुझे अब एक्टिंग से जो है ना मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा एक अपना एक मज़ा है उसका। नो डाउट। और हर चीज़ को आप देखें, मनूवर कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं हो रहा, तो ये उसकी अपनी एक खूबसूरती है, क्रिएटिविटी भी है, आप कुछ ना मर्जी उसमें इन्वेंशन भी कर सकते हैं। ऐसे ही है, लेकिन बिहाइंड द कैमरे वाले लोगों को कम ही लोग जानते हैं वैसे। ये नहीं सर, मेरा ख्याल उनका क्रेज होता है ना कि यार पीछे कौन होगा, उसमें सामने तो नहीं आता ना बंदा। एक वक्त था चलता है, नहीं था लोगों को, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है कि हर चीज़ हर एक को पता है, तस्वीर और हर बंदे के एक्सेस में है, तो मेरा ख्याल है कि पता चल जाता है। हाँ, इसको तो मेरा ख्याल है कि एक एंट्री और दोबारा आपको री एंट्री करनी चाहिए किसी कोई शो वो में, या कोई हीरो ही लगते हैं माशाल्लाह। अब इनको फिल्म करनी चाहिए छोटी। अब फिल्म करते हैं, आप भी फिल्म में काम करेंगे, फिल्म पे डेली करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने लाइव प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं रिकॉर्डेड? लाइव ज़्यादातर हमारे लाइव रिकॉर्डेड भी होते हैं, लेकिन लाइव
ज़्यादा करते हैं हम लोग। जैसे लाइव में हर बंदा स्टैंड बाय रहता है, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है, अटेंशन रहना है ना? पड़ता है। कभी कोई भंड हुई है लाइव में, कोई शो में कोई ऐसा कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई वाकया आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यासिर के पास बहुत होंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा पैनल मैंने किए, मुझे पता। अच्छा, भंड भी आपकी वजह से हुई है? नहीं, होते रहते हैं, ये तो नहीं होते, बस क्या ये हुआ है कि बताएं? मतलब कैमरा कभी तार उतर गई, ब्लैक आ गया, या कोई मतलब ये है कि कैमरा स्टैंड बाई नहीं है, दूसरा शॉट, उस तरह स्टूडियो पर छोटे छोटे वाक़यात होते रहते हैं। भाई इतने बड़े नहीं हुआ बंड, ये बंदा कहेगा यार इतना बड़ा बंड हो गया, वो छोटे मोटे होते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑडियो का इशू हो गया, मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं, उसमें हम मैनेज कर जाते हैं, लाइफ में मैनेज कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और जो सुपीरियर्स हैं, मतलब वो डांट वांट पड़ती है फिर? डांट तो जारी पड़ती है, अच्छा। उसके बगैर तो काम नहीं चलता ना। हाँ, लेकिन सीखते हमारे ही सब है जो भाई आपसे ना, वो ज़रा हमसे अफसरों वाला ताल्लुकात होता है ना कि सख्त स्ट्रिक्ट किस्म का अफसर नहीं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके हम कोई गलती करें तो फिर डांट पड़ती है। इसमें उस डांट के अंदर भी एक प्यार होता है, और वो जो चीज़ होती है वो एक सिखाने के लिए होती है हमें, कि जो हमने गलती की है उसको किस तरीके से ठीक करेंगे, तो वो उसमें भी एक उनका प्यार होता है। उसमें भी एक प्यार का एलिमेंट होता है। जैसे घरों में वालिदैन डांटते हैं, बड़े भाई डांटते हैं, तो इसका मतलब तो ये हम भी थोड़ी है कि वो डांट उसको दिल पे नहीं लेते हैं, उसे समझते हैं कि अगर तो ये बात कह रहे हैं तो उसकी एक वजह है, और आगे फिर हम उसी तरीके से आगे चलते हैं उस चीज़ को ठीक करके। ये दिल पे नहीं लेते, मैं दिल पे लेता हूँ। ये मेरा मशहूर है। मैं लाइक मेरा ज़्यादातर क्रिएटिव साइड पे ही रहता है, और मुझे कोई थोड़ी सी भी छोटी सी भी, इवन ये जो कोई भी थोड़ा सा भी, मतलब इनको उस पर प्रेशर में समझ ना पड़े ना, थोड़ी सी भी अगर बात होगी थोड़ा सा यार ये, तो बस फिर मैं बहुत साइड पे हो जाता हूँ। अच्छा, ये रोना शुरू हो जाता है। मजे की बात हूँ, बच्चों को लिटरली रोना शुरू हो जाता है। नहीं करे, नहीं रोता है। अरे वाह, रोता है, मेरे साथ हुआ है। तो इसका फिर क्या इम्पैक्ट होता है फिर? मतलब अक्सर कुछ लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं या ज़्यादा ये बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ही वकास, अब वो कहेंगे यार मेरे खिलाफ ही बातें कर रहे हो, इसी को पकड़े। अभी रिसेंटली 2-3 माह पहले की मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ हमारे साथ। मैं ऑफिस में बैठा तो मुझे एक फ़ोन आती है ना रिसेप्शन से। मैं जी क्या हुआ? वो ना वकास भाई के घर से की कॉल आई है, तो वकास भाई ने कि गिर गए, कि बात करते करते ना बेहोश गिर गए कहीं पे ना बात घर पे। ये पता नहीं कौन सी कहानियां खोल रहे हैं। नहीं, गिरे वाकई बेहोश हुआ था। ख्वाब नहीं, ऑफिस में गिरे थे, आप उठा के लेके गए थे। हम सब बेहोश हो गए थे? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ यार, आप तो बहुत रिस्की हैं भाई। मैं कभी आपसे कोई गुस्सा है, मैं बड़ा अब थोड़ा कॉन्शियस नहीं। अच्छा, अरबाज भाई हुआ क्या, मेरे पास वो रजा है यार, वकास कहीं गिर गया। मैं अब हमें टेंशन, इसका नंबर मिला है तो नंबर अब वो बिजी आ रहा है, उसकी कॉल हो। फिर खैर हम ढूंढ के ना थोड़ी देर में पता लगा वकास साहब वो पीछे हमारे ना बेहोश पड़े हैं। यार हम इसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए, ईमान से। हाँ सीरियसली कह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, बात ये है कि मैंने बताया कि मैं क्रिएटिव हूँ, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, मैं हूँ, कोई कहे कि ना कहे। नहीं, ये तो इसलिए मैंने, ये लोग डायरेक्टर बनते हैं तो मैं इनको लाइव एक्ट करके परफॉर्म करके बताता हूँ, मैं इनकी डायरेक्शन चेक करता हूँ। कभी कभी हो जाता है, बंदा पैनिक हो जाता है, एंजाइटी अटैक्स हो जाते हैं। ये तो फिर इसका मतलब है कि बड़े वो चैनल के लाडले हुए ना? नहीं, वो है वो ये तो मानता हूँ। बड़े लाड प्यार से बड़ा किया ना, बड़ा लाड प्यार से बड़ा किया। लेकिन बड़ा हमारा भाई जो है ना वकास, बड़ा क्रिएटिव आदमी है, बड़ा अच्छे आइडिया देता है, बड़ा अच्छा काम करता है। कभी एक दूसरे का ऐसे मजाक किया है, मतलब कोई सीरियस का बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। अच्छा, बहुत कि आपकी सोच है, मतलब किस हद तक गए हैं? घर तो नहीं बेहोश हो गए? नहीं सर, नहीं इसके साथ नहीं करते, मतलब भाई बेहोश हो जाता है, किसका अवॉइड ही करते हैं, बस वो आपस में लगे रहते हैं हमारे। बड़ा यासिर के साथ नहीं सर, मेरे से तो चलते हैं। हम लोग, आपने कहा किस हद तक जाते हैं, मैं कोशिश करते हैं हम लोग घर तक चले जाए। अच्छा, नहीं, बड़ा अच्छा होता है, झुकते मतलब पूरा ऑफिस में यही हो रहा है। ये देखें ना, आप घर पे रहते हैं या फिर ज़्यादा टाइम आप लोगों का इधर ही गुजरता है, और फिर ये भी एक किस्म का आपका घर है, फैमिली मेम्बर्स की तरह। तो इस तरह घरों में नाचाकी हो जाती है, भाइयों में आपस में, तो वो भी एक रिश्तों की खूबसूरती है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा बहुत जो है ना, ये होना भी चाहिए इस तरह का आंसर। हमारा आपकी बात मैं आगे लेके चलता हूँ कि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ऑफिस के अंदर ही गुजरता है, और काम हमारा इस तरह का होता है जैसे न्यूज़ है। अब इसके अंदर काफ़ी टेंशन भी होती है कि जी खबर जो है आ रही है उसको चलाना है, और बाकी प्रोडक्शन और ये तमाम चीज़ें अंदर इधर बैठ के काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। कई दफ़ा बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम आपस में डिस्कस करते हैं और फिर एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को, और कोई मजाक कर लिया तो टाइम हमारा पास हो जाता है। क्योंकि अगर तो हम इसी तरह बैठे रहें और किसी से मजाक ना करें तो उस मेरे ख्याल में तो फिर हर बंदा साइको ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बता। वकास कुकिंग बड़ी अच्छी करता है। नहीं, पता है कि ये थोड़ा लाइवलीनेस जो है ना, ये होना चाहिए। मैं खुद जब अपने सेट पे डायरेक्टर होता हूँ तो मैं
कोई फ़िरौन नहीं बना होता। मैं बहुत बड़े पोलाइट तरीके से बात करता हूँ आर्टिस्टों से, अपने टेक्नीशियन से। वो एक कंफर्ट जोन जब एक दूसरे को हम देते हैं ना, तो उसमें काम अच्छा होता है। ऐसे होता है। बेसिक जो मोटो होता है इस कंफर्ट लेवल को डेवलप करने का, वो यही होता है कि आप ज़रा थोड़ा कंफर्टेबल फील करें और काम अच्छा करें। आपका आर्टिस्ट काम अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा, बिल्कुल। हमारे रमज़ान की, जैसा से आपको भी पता है, हमारी सबसे अच्छी बात ये थी कि चैनल की कि हमारी जो थीम थी पूरे रमज़ान, दीन इंसानियत, जो इस वक्त पूरी दुनिया में कम है। मतलब अगर देखा जाए तो जितना हमारे दीन में हम लोग इबादत को बहुत फोर्सफुली करते हैं, कोई इबादत करे तो वो भी गुनाहगार और सही ना करे तो वो भी गुनाहगार, तो इबादत को हमने ज़्यादा किया। जो दीन इंसानियत मतलब इंसानियत, इखलाक, बिहेवियर, और जिस तरह से आप सोसाइटी में आई थिंक जिस तरह से आप हमारे लिए एक स्टार हैं, सेलिब्रिटी थे, आपके साथ हमारी टीम थी, आप अपना एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, अपना एक इखलाक छोड़ के जा रहे हैं, एक अपनी मोहब्बत छोड़ के जा रहे हैं। तो वही वाली बात है। जा नहीं रहा, मैं इधर ही हूँ। हमारे साथ मैंने बोल दिया महीने इस ट्रांसमिशन की बात मैं नहीं जाने वाला, मैं जाने भी नहीं देंगे। ये तो खूबसूरत बात है। लेकिन यही मतलब यही होता है कि एक दूसरे के साथ जो टाइम आप जिस प्रोजेक्ट में गुजारते हैं, उसके बाद मतलब सिर्फ आपकी वो यादें ही रह जाती हैं। सही बात। मतलब प्रोजेक्ट भी आई थिंक सोशल मीडिया की नज़र हो जाता है, सब चीज़ें, बिकॉज वो ऑन द स्क्रीन होती हैं। ऑफ द स्क्रीन जो चीज़ें और जो इखलाक और जो बिहेवियर, जो टीम वर्क चल रहा होता है, वो आई थिंक फॉर लॉन्ग रह जाता है, जिसको हम याद भी करते हैं एक दूसरे के बाद। ये जी बड़ी खूबसूरत सी मासूम सी बातें थी हमारे मासूम से वकास साहब के। और अभी जो है गुफ्तगू का सिलसिला जो है मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। जी तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में, इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो कि जारी उसारी है। आज 29 रमज़ान मुबारक है, और हो सकता है कल ईद हो और हो सकता है कि ना हो। अगर है तो मेरी तरफ से एक मरतबा फिर आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और अगर परसों होगी तो तब भी आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। लेकिन इस मरतबा इस ईद पर बस यही पैगाम है कि ज़रा थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। वैसे भी तो ममानियत है घर से बाहर जाने की, घर में रहिए, अपनों के साथ रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और खुशी खुशी ये ईद मनाइए। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हमारे एक और हमारे भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि इसी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है और असिस्टेंट प्रोड्यूसर हैं, फैसल अब्बासी साहब। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक है, मज़े में सर। तो आप भी उन हुनरमंदों में से हैं जिनकी वजह से ये खूबसूरत शो जो है ना, ये नाज़रीन तक पहुँचाया। बस सर, हम भी खुशकिस्मती समझें कि इस टीम का हिस्सा हैं, कि इनके साथ हैं हम। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है कि K2 के साथ जो एफिलिएशन है, वो जो भी जितने भी यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से हैं। तो ये बड़ी सर क्रेडिट वाली बात है। इतना अरसा अगर कहीं कोई गुजारता है तो इतनी मोहब्बत हो तो ही गुजरता है ना इतना अरसा। ना वो सर कामरान को दूंगा, कामरान साहब, राजा जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ना, सबको उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है। और लिटरली मतलब CEO को एक स्वीपर से लेके तो हायर मैनेजमेंट तक हर बंदे का नाम भी पता होगा। वाह, ठीक है। वो आते हैं सर, अंदाज़न कितने मतलब वर्कर्स होंगे पूरे, मतलब टेक्नीशियंस प्लस सारा कुछ मिला इस सेंटर में? मेरे ख्याल 450 होगा। 450? हाँ जी, अरे वाह, माशाल्लाह। लेकिन पूरा ओवरऑल हमारा आई थिंक मतलब ओवरऑल हमारे नेटवर्क में आई थिंक 600-700 होगा। अरे ओवरऑल जो सारे हमारे चैनल हैं। तो वो सर कमरान ने जो है ना, वो एक बाप बन के ना सबको रखा हुआ है, वो नज़र भी रखी है, वो डांटते भी हैं हमें, ठीक है, वो प्यार भी हमें देते हैं, और उनसे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। वो मतलब नवाला सोने का खिलाते हैं, लेकिन नज़र शेर वही लगते हैं। फिर उसके बाद हमारे टीम लीडर हैं कैवान भाई, माशाल्लाह वो बड़े अच्छे हैं। हामिद शमशाद साहब हैं हमारे, वो बड़े अच्छे हैं। जितने भी तो अच्छी मैनेजमेंट मिले जहाँ पे, तो बंदा कहता है यार ज़ाहिर हमें भी ऑफर्स आती हैं काफ़ी चैनल से, बाकी भी दोस्तों को आती होंगी, लेकिन वो बंदा कहता है नहीं यार ये बड़ा अच्छा है सेटअप है। फिर मज़े की बात है कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनमें सैलरी नहीं मिलती टाइम पे, लेकिन हमारी आज तक मुझे 7 साल हो गए, जो एक तारीख है ना, उस तारीख से 1-2 दिन कभी ऊपर नहीं होता। और इस कोविड में भी बड़ा आपकी डिडक्शन नहीं है सैलरी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सर। उल्टा कई लोगों को ना वो बढ़ा, मतलब थोड़ी बहुत उन्होंने इंसेंटिव बढ़ा भी। सर देखें, ये बात हुई ना, क्या बात है सर। मैं समझता हूँ कि कामरान साहब आप वाकई दाद के काबिल हैं, और अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है, अल्लाह ताला इसीलिए दिया है कि आप इस काबिल हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार करें, और तभी तो ये लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे।
सर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं वो खुद ही आपको कॉल करेंगे या आपको कहीं मिलेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे कि बच्चे आपने ये अच्छा काम किया। ऐसे भी मालिक हैं बाकी चैनल्स के, वो देखें बंदू को जानते तक नहीं होते, बाय फेस बाय नेम जानते हैं, आपको मिलेंगे, बच्चों की तरह मिलेंगे, आपकी गमी खुशी में आपके साथ शरीक होते हैं। तो इसलिए फिर जो भी है एक दफ़ा इस फैमिली में आ जाता है फिर उसका जाने का दिल नहीं करता, और जैसे अब आपका भी दिल नहीं करेगा जाने का। अभी तो ये तो मुझे भेज रहे हैं, मैंने कहा मैंने नहीं, अब आप नहीं जाएंगे। रोज़ों से अच्छा आप जा रहे हैं, मैंने कहा यार क्यों भेज रहे हैं? ये शायद मैं ऑन स्क्रीन आपसे ये खिलवाना चाह रहा था, तो ऑन स्क्रीन आपने कह दिया कि आप नहीं जा रहे। जी सादत साहब, आप अभी हम ब्रेक में गुफ्तगू कर रहे थे कि आपका भी ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से रहा है, आपकी फैमिली का। जी बिल्कुल, और इसी वजह से मेरा शौक़ था। मेरे दादा जो थे वो डायरेक्टर थे मुजफ्फर बेग। अच्छा, और उसी तरह फिर मेरे फादर जो थे वो भी फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं। अगर तो पुरानी फिल्में आपने चकोरी, हमनशी, ये मेरे फादर की हैं। AR नासिर। वो क्या थे, फादर क्या थे? मेरे वहाँ पे फादर कैमरामैन थे। अच्छा, DOP थे। DOP थे। उसके बाद उन्होंने PTV ज्वाइन क्या नाम बताया? AR नासिर, अब्दुल रशीद नासिर। अच्छा अच्छा, PTV ज्वाइन कर लिया और फिर 25 साल PTV के साथ रहे। तो मुझे ये शौक़ था बस कि फैमिली में से मैंने अपने घर में से सिर्फ मैं ही साइड पे आया हूँ। नहीं तो इसे भी शौक था फिल्मों में हीरो आने का, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा तुम वो फिल्म देखिए PTV में बहुत चांस मिले वहाँ पे, जब क्योंकि मेरा ये होता था कि मैं उनके साथ ही बहुत ज़्यादा अटैच था। और उस वक्त मुझे याद है स्कूल लाइफ में भी मेरी फ्राइडे के दिन जो ऑफ होती थी तो मैं फादर को ये कहता था कि आपने अपनी ड्यूटी आउट स्टेशन लगवानी है, क्योंकि मैं आपके साथ आपके साथ रहना है। तो मैं सारा दिन जो है उनके साथ ही, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी होती थी और मैं उनके साथ फिरता रहता था। तो वो एक देख देख के भी शौक हुआ। और उसके बाद जब मैं इधर चैनल आया था, मुझे अब 11 साल हो रहे हैं, तो मैंने एज ए असिस्टेंट कैमरामैन ज्वाइन किया था ज्वाइन। अच्छा, कि मैं ये हर चीज़ सीखना चाहता था स्टार्ट से। और यहाँ पे सिखाई, यहाँ पे जितने सब मेरे सीनियर्स हैं, मेरे से पहले के हैं, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। कैमरे के लाइटिंग किस तरह है, उसमें जा काम किया एज असिस्टेंट, मैंने सबके साथ काम करके सब चीज़ सीखी। और अब ये ऐसी फील्ड है, इसके अंदर कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकते। ये तो इसके अंदर आपको रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलती है और हमें मिल रही है। अगर आप सीखना चाहें, क्योंकि सीखने का जो अमल है वो तो हद से हद तक रखें। अल्लाह हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं बिल्कुल मुकम्मल हो गया हूँ, तो वो दिन आपके सीखने का अमल रुक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप कहते हैं कि जी मैं हर दिन हर लम्हा कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आप कुछ अपने सीनियर से सीखें, आप जूनियर से भी कोई अच्छी बात सीख सकते हैं। देखिए, आपको मे बी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आ रहा होता है और जूनियर कह देते हैं कि ये इस तरीके से कर लेते हैं। सुनना चाहिए उनकी बात को, और उसके मे बी वो आपसे अच्छा सोच रहे हैं, ये भी चीज़ होती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और दूसरा ना, आप जिस इदारे में काम कर रहे होते हैं ना, उसका इन्वायरमेंट भी पे भी बड़ा डिपेंड करता है। अब हमारा यहाँ पे ये है कि सपोज़ ये पहले कैमरामैन थे, इंशाल्लाह को बताया होगा, तो इन्होंने कहा यार मैंने प्रोडक्शन में आना है। इन्होंने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा यार ठीक है, अगर आप बिल्डिंग आप कर सकते हो तो करो। मतलब वो होता है ना कि इदारे में आप कैमरामैन हो तो आप कैमरा चांस, अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो तो आपके लिए ओपन है यार, आप किसी और डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हो आप आओ, 2-3 माह आप प्रूव करो, अगर आप उस पर होते हो तो आपको कहेंगे ठीक है आप डिपार्टमेंट चेंज कर लो। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, बेसिकल तो आप मतलब टेक्नीशियंस हैं, केपेबल हैं, और ये आपकी मैं समझता हूँ एक सलाहियत है कि अगर आप एक चीज़ से मनूवर करते हैं और आपने ये जुस्तजू है कि मुझे सीखना है। अमूमन लोग होते हैं ना कि यार मैंने एक ही फील्ड में आना है, बस इसी में रहना है, तो वन वे और दी अदर अगर आप मनूवर करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जनाब, और कोई हमारे साथ कुछ शेयर करें अपनी कोई। अब अच्छा चले, हमने तो बता दी, अब आप बता दें। चलो इतना मतलब महीना तो आपका पूरा हो गया हमारे साथ, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई कुछ भी? मेरा ख्याल है कि 12 शोज़ मेरे आपके साथ हुए हैं, और इसमें यह है कि मुझे रमज़ान मुबारक का बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि मैं 3 दिन यहाँ रहता था, फिर 4 दिन मैं लाहौर जाता था। तो उसमें ये जो एक आना जाना रहा ट्रैवलिंग में, वो एक अपना एक उसका एक एक्सपीरियंस था। और रमज़ान मुबारक मेरा बड़ा अच्छा गुजर गया, और बजाते ख़ुद मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रैंडमली फिल्म्स में होता ही है कि एक डायलॉग आपको दे दिए जाते हैं और वो फिर आपको उसको परफॉर्म करने होते हैं, आपके पास रीटेक का भी मार्जिन होता है, एम्बियंस भी होता है, सारा कुछ।
लेकिन ये जो एक प्रोग्राम था, ये अपनी नौइयत का एक फॉर्मेट इसका ऐसा था कि एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और फिर लाइव मुझे करना था ये प्रोग्राम। तो जब काजी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, तो मैं आउटडोर शूटिंग पे ही था उस वक्त, तो मैंने हामी भर ली, मैंने कहा जी ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा था कि यार मतलब है कि बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए, जो भी आप बात कहेंगे, अगर कोई हदीस कोट करेंगे तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो बस ये कि फिर मेरी एक आदत है कि मैं जब काम कोई करूं तो मैं फिर बड़ी ज़िम्मेदारी से करता हूं। तो बस फिर मैं थोड़ा सा मुतालिया करता था, मुशाहिदा करता था, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जनरली तो मैं उसको ऑब्ज़र्व करता था। और फिर मेरी ये कोशिश थी कि रमज़ानुल मुबारक का तो एक फॉर्मेट है, वो हर तरह होता है, ठीक है जी, इस्लाम की बातें होती हैं, रोज़ा की बात होती है। मैं चाह रहा था कि मैं इसको ज़रा इंफोटेनमेंट करूँ, इंफॉर्मेटिव भी करूँ और एंटरटेनिंग भी करूँ। तो मैं इसलिए थोड़ा चिट चैट भी करता था, मैं कोई जनरल बात भी कर लेता था। तो बस अल्लाह ने करम किया, आप लोगों का एक फीडबैक था, आप लोगों की सपोर्ट थी, पूरी टीम की सपोर्ट थी, और जो नाजरीन थे उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना मतलब बर्दाश्त किया मुझे। तो बस अल्लाह का करना हुआ कि एक अच्छा हो गया। नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया। वैसे एक चीज़ से मैं आपको बड़ा इंप्रेस हूँ, जो आपका हफ्ज़ा है ना, मैंने आपको देखा कि मैंने आपको कई दफ़ा सवाल ला के दिया है, ये 4 गेस्ट बैठे होते थे, हालांकि मुझे और साजिद भाई को नहीं याद उनके नाम और डेजिग्नेशन प्रॉपर होते थे ना, आपको लिख के देते, आपने कहा, हाँ, मैं कहा अरबाज भाई ये हैं, उन्होंने कहा ओके फाइन, कार्ड रख दिया मैंने। और जब आपने उनका इंट्रोडक्शन करवाई है तो प्रॉपर एज इट इज़, ये इस चीज़ का भी बड़ा। और इसी तरह जैसा हमारे स्पॉन्सर होते थे, तो आपको मैंने देखा है, मैंने इनसे भी दोस्तों से भी बात कर रहा था, मैंने कहा यार अरबाज भाई का हफ्ज़ा जो है ना माशाल्लाह बड़ा गॉड गिफ्टेड है कि यार बड़ा अच्छा है, कि मैं उनको एक दफ़ा कार्ड देता हूँ, हाँ तुम कहते हो अरबाज भाई, कहते हाँ हो जाएगा, जब बोलते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट। बस ये कुछ ट्रेनिंग हमारी ऐसी है स्कूल्स की, और कुछ हमारे उस्तादों की हमने मारे खाई हुई हैं, और वो उस वक्त बुरी लगती थी, लेकिन आज वो हमें याद आता है कि नहीं यार, वो जो मारे थी ना, वो भी हमारे फ़ायदे के लिए थी। तो नाज़रीन, आज मेरा आपके साथ ये आखिरी प्रोग्राम था रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, रमज़ान शादमान के हवाले से। और एक मरतबा फिर मैं पूरी टीम का, राजा कामरान साहब का, केवान साहब का, आरिफ काजी साहब का, और जितने भी मेरे यहाँ पर प्रोडक्शन टीम है, मेरे कैमरामैन हैं, मेरा जितना टेक्निकल स्टाफ है, ईच एंड एवरी वन, द एंटायर टीम ऑफ AVT ग्रुप ऑफ चैनल्स के हैं, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के रूबरू आने का, और यकीनन मैं बहुत मोहब्बतें यहाँ से समेट कर जा रहा हूँ, और कोई गलती मुझसे अगर हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत हुआ हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ईद कल है तो मेरी तरफ से, परसों है या कल है, वो जब भी होगी, मेरी तरफ से आप सबको ईद की एडवांस मुबारकबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रहे इंशाल्लाह तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा तुझे खालिक ने तरादा बनाया, यूसुफ को तेरा दीदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने। और कौनैन बनाए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर।
सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया। और बेयारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, बेयारो मददगार जिन्हें कोई ना पूछे, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया, ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया।